हेलो, गुड मॉर्निंग इंडिया। डेली करंट अफेयर सुबह 8 बजे, जनरल साइंस सुबह 9 बजे, मैथ्स मैजिक शाम 5 बजे, रेलवे की रीजनिंग शाम 6 बजे, मंडे टू फ्राइडे, बैक टू बैक क्लासेस लाइव फ्रॉम स्टूडियो। आज ही सब्सक्राइब करें वाईफाई स्टडी चैनल को। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी के साथ हूं ग्रुप डी और एएलपी के स्पेशल जनरल साइंस लाइव सेशंस लेकर। तो जैसा कि पिछली क्लासेस में हमने काफी कुछ कवर किया है और आज चाहे क्लास ये 1 घंटे से 1.5 घंटे चले या 2 घंटे चले, आज मोशंस तक मतलब जितना भी है ये फ्रिक्शन, सर्कुलर मोशन, वर्क, एनर्जी और पावर, कार्य, ऊर्जा और शक्ति, इन तक हम सब कुछ फिनिश कर देंगे। या मैं कहूं तो जनरल फिजिक्स जो होती है, सामान्य भौतिकी, उसको आज हम समाप्त करेंगे। उसके बाद 100 या 200 जितने भी बन पाए अब तक के आए हुए क्वेश्चंस या इन टॉपिक पे इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ये करेंगे। उसके बाद में आगे की फिजिक्स पे बढ़ जाएंगे। टाइम की अपने पास कोई पाबंदी नहीं है, तो ज्यादा जल्दी जल्दी करने की आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपका काम है बच्चा कि आपको जो पढ़ाया जा रहा है अच्छे से रिवाइज करो, उसके ऊपर साथ साथ पीछे के क्वेश्चन लगाते रहो। ये 2 काम आप कर लो। मैं अपना काम पूरी ईमानदारी और कर्तव्य परायणता के साथ कर रहा हूं, तो हो सकता है कि दोनों की मेहनत से आपकी ज्यादा हमारी थोड़ी कम, और आपकी ये ग्रुप डी जिसने ग्रुप डी का सोचा और जिसने एएलपी का सोचा है उसका एएलपी आसानी से क्लियर हो जाए, क्रैक हो जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बात आज जो हम पढ़ेंगे वो है फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन मतलब घर्षण। जैसे सिंपल सी बात करें कि जैसे दोनों हाथ है मेरे, मैंने इन हाथों को ऐसे रगड़ा, तो कुछ आपको जैसे मैंने हाथों को ऐसे रब किया, आपस में घिसा, तो आपको दिखा कि इनमें से हीट निकली, थर्मल एनर्जी, ऊष्मीय ऊर्जा निकली, हीट एनर्जी निकली। बोला यार ऐसा क्यों हुआ कि जब मैंने इन दोनों हाथों को घिसा तो ऊष्मा निकली। इसी तरह कहने का मतलब है जब भी 2 चीजें, जैसे मान लो एक ये सतह है मेरा हाथ और ये मेरा दूसरा हाथ है, जब एक सतह, एक सरफेस दूसरे सरफेस के ऊपर गति करता है तो जो पहला सरफेस होता है वो उसकी गति को रोकता है। कहने का मतलब वो एक दूसरे की गति को विरोध करते हैं। when one object moves over another surface, जब एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे सरफेस पे, एक वस्तु दूसरे सरफेस पर चलने की कोशिश करती है तो वो सरफेस उसको रोकने की कोशिश करता है, और रोकने की कोशिश करेगा मतलब कुछ फोर्स लगाएगा। अब भाई मेरा हाथ है, मैं इस बोर्ड पे ऐसे चलाऊंगा तो ये जो बोर्ड है मेरे हाथ पे कुछ फोर्स लगाएगा रोकने के लिए। ये नहीं चाहता कि मेरा हाथ चले, तो वो जो फोर्स लगाएगा ये फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में होगा। कहने का मतलब है कि ये तो हो गया बोर्ड और मेरा हाथ किस दिशा में चल रहा है, इस दिशा में। मान लो मैं हाथ को इस दिशा में ले जाना चाह रहा हूं, तो ये अपोजिट, विपरीत दिशा में, कौन सी दिशा में, विपरीत, अपोजिट दिशा में क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। और इसी फोर्स को मैं क्या कहूंगा, फ्रिक्शन फोर्स या घर्षण बल कहूंगा। क्या कहूंगा, फ्रिक्शन फोर्स या घर्षण बल। मेरी बात समझ रहे हैं? जो वस्तु है, ऑब्जेक्ट है, वो इस दिशा में मूव कर रही है ऐसे, जैसे मेरा हाथ, लेकिन ये जो बोर्ड है जिसके ऊपर वो चलने की कोशिश कर रही है वो इस पे विपरीत दिशा में एक बल लगा रहा है कि ये चल ना पाए, और इसी बल को हमने क्या नाम दे दिया, फ्रिक्शन फोर्स नाम दे दिया। अब इसके बारे में 2-3 चीजें हो जाती हैं कि एक तो ये अपोजिट होता है, अपोजिट मतलब हमेशा गति के विपरीत दिशा में लगता है, ऑलवेज एक्ट्स इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन। मोशन इस दिशा में, तो जो फ्रिक्शन फोर्स होगा उसकी जो गति होगी, वो जो लगेगा वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। दूसरी बात, इसको करने से पहले एक और चीज सोच लो। 2 चीजें होती हैं, एक होता है बैलेंस फोर्स और एक होता है अनबैलेंस। मतलब एक तो हो गया संतुलित और एक हो गया असंतुलित। जब ये असंतुलित और संतुलित का चक्कर समझ में आ जाएगा और अच्छे से चीजें आ जाएंगी। एक होता है बैलेंस और एक होता है अनबैलेंस्ड। एक तो हो गया संतुलित और दूसरा कौन सा हो गया, असंतुलित। तो बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स। देखो क्या हुआ, समझाने की कोशिश कर रहा हूं, समझने की कोशिश कीजिएगा। ये एक ऑब्जेक्ट है, ये क्या एक वस्तु है, कुछ भी है,
अगर इस वस्तु पे 20 न्यूटन का फोर्स इधर से लगा, आप जानते हैं फोर्स की ऐसा यूनिट क्या होती है, न्यूटन। 20 न्यूटन का फोर्स इधर से लगा। अब आप देखो साथियों कि ये जो फोर्स लग रहा है ये दोनों का अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, नहीं लग रहा है। अब मानो इस इधर की तरफ जो लग रहा है उसको मैंने प्लस 20 न्यूटन मान लिया, और जो अपोजिट की तरफ लग रहा है उसको मैंने क्या ले लिया, माइनस। क्यों लिया? क्योंकि मान लो इस दिशा वाले जितने बल हैं जो सीधे हाथ की तरफ लग रहे हैं, राइट हैंड साइड, आई कंसीडर दीज पॉजिटिव, मैंने इनको पॉजिटिव मान लिया। एंड ऑल दी फोर्सेस दैट आर एक्टिंग इन द लेफ्ट डायरेक्शन आई कंसीडर एज नेगेटिव, जो उल्टी दिशा में लग रहे हैं उल्टे हाथ की तरफ, मैंने उनको नेगेटिव मान लिया। जब मैंने इन दोनों को जोड़ा, तो प्लस माइनस क्या हो गए, कट गई, मेरे पास क्या आ गया, जीरो। कहने का मतलब है जब सारे बलों का जोड़ या जितने भी फोर्स किसी चीज पर लग रहे होते हैं उनका एडिशन जीरो होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, बैलेंस फोर्स कहते हैं। अब एक चीज यहां से निकालो, अगर किसी पे बैलेंस फोर्स लगा हुआ है, इधर से भी इक्वल है, इधर से भी इक्वल है, तो क्या ये चीज चलेगी किधर की तरफ, नहीं चलेगी। इसका मतलब ये कैसी रहेगी, रेस्ट में रहेगी, या कहो विराम अवस्था में रहेगी। नहीं रहेगी, क्योंकि भाई किसी भी चीज को इधर से उधर चलाने के लिए आपको उस पर फोर्स लगाना पड़ेगा, जबकि इधर से भी बराबर उधर से भी बराबर, तो ना तो चीज सीधे हाथ की तरफ जाएगी ना उल्टे हाथ की तरफ। तो ऐसे फोर्सेस को कहते हैं बैलेंस फोर्सेस। अब इसी चीज को दूसरे केस में ले लेते हैं, असंतुलित बल, अनबैलेंस फोर्स के केस में। तो क्या हुआ, मान लो इधर से आ गया 30 न्यूटन, सीधे हाथ की तरफ कितने न्यूटन का फोर्स आ गया, 30 न्यूटन, और अभी भी उल्टे हाथ की तरफ कितना लग रहा है, 20 न्यूटन। तो आपको पता है मैंने इसको क्या माना हुआ है, माइनस माना हुआ है, इसको क्या माना हुआ है, सीधे हाथ की तरफ वालों को प्लस। जब मैंने इनको जोड़ा तो मेरे पास कितना फोर्स आ गया, 30 में से 20 गए, 10 न्यूटन। और किस तरफ है ज्यादा, मतलब सीधे हाथ की तरफ ज्यादा फोर्स है ना, तो ये जो चीज है ये किस तरफ मूव कर जाएगी, इस तरफ, सीधे हाथ की राइट डायरेक्शन में सीधे हाथ की तरफ मूव कर जाएगी। तो जब चीजों पे क्या होते हैं, अनबैलेंस फोर्स होते हैं, तो वो मोशन में आती हैं। तो अनबैलेंस की वजह से वो मोशन में होती हैं और बैलेंस की वजह से रेस्ट में होती हैं। अब यहीं पे आ जाती है फ्रिक्शन की बात। तो देखो ये चीज ने इधर से 30 न्यूटन का फोर्स लगाया, उधर से 20 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो क्या हुआ, अनबैलेंस फोर्स हुआ, चीज ने चलना स्टार्ट किया। लेकिन चलने से पहले एक खास फोर्स, जब तक 30 न्यूटन नहीं लगा ये नहीं चल पाई। इसका कारण कि ये जो सरफेस था ये उस पे एक अपोजिट डायरेक्शन में एक और फोर्स लगा रहा था, एक और बल लगा रहा था, जिसके कारण चीजों की गति प्रभावित हो रही थी। गति या कहें तो जो मोशन है वो इफेक्ट हो रहा था। इसी को हमने क्या कह दिया, फ्रिक्शन फोर्स कह दिया। क्लियर है ये बात। अब बहुत ज्यादा एक चीज आती है, एक क्वेश्चन आता है कि क्या जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो एरिया ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंड करता है, मतलब कितने क्षेत्र में फैली हुई है वस्तु, या दो जो सतह हैं उनके बीच में एरिया कितना है, क्या इस पे निर्भर करता है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन, ये आप बताना कि फ्रिक्शन निर्भर करता है, घर्षण निर्भर करता है, थोड़ा निर्भर करता है। देखो बाबू चीजों को समझना, क्वेश्चन आप बना लोगे, अगर आपको चीजें समझ में आ गई बच्चा तो आप क्वेश्चन बना लोगे, अगर आपको चीजें समझ में नहीं आई तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन तो कितने भी आ सकते हैं। एरिया ऑफ कांटेक्ट, क्षेत्र फल पर, समझ लेना कि जैसे ये इतना एरिया है किसी चीज का और किसी चीज का इतना एरिया है, तो ज्यादा पे है या कम पे। बी नेचर ऑफ सरफेस, सतह की प्रकृति। और तीसरा सी है ए व बी दोनों, बोथ, मतलब ऊपर वाले दोनों पे निर्भर करता है, दोनों पे। और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो सिंपल सी चीजें आ जा रही हैं इसमें कि अब आपको बताना होगा, बताइए कि किस पे डिपेंड करता है फ्रिक्शन। आपने पढ़ा होगा फ्रिक्शन इनमें से किस पे डिपेंड करता है। शाबाश शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड।
वेरी गुड, मतलब आपको समझ में आ रहा है। ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करता है। कई बार आपने पेपर में देखा होगा, आरआरबी के में भी। तो देखो, जो फ्रिक्शन होता है वो सिर्फ सतह की प्रकृति पे डिपेंड करता है, सतह की प्रकृति पर डिपेंड करता है। कहने का मेरा मतलब है, अब थोड़ा इसको विस्तार से समझ लो कि क्यों सरफेस पे डिपेंड करता है, सतह की प्रकृति पर निर्भर कैसे करता है। एरिया ऑफ कांटेक्ट से उसका कोई लेना देना नहीं है, वो किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सरफेस। सरफेस का मेरा मतलब है, अब देखो ये है बहुत ही ज्यादा चिकना बोर्ड, समझ में आ रहा है ना, ये कैसा है, बहुत ही ज्यादा चिकना बोर्ड है। अब क्या हुआ कि मैंने इस चिकने बोर्ड पे ऐसे हाथ लगाया तो मेरा हाथ आसानी से चलने लगा, हाथ आसानी से फिसलने लगा। अब इसी बोर्ड की जगह मैंने हाथ एक सड़क पर चलाया, किस पे चलाया मैंने, सड़क, या मान लो मैंने दीवार पे चलाया, तो वहां पे मुझे ज्यादा बल लगाना पड़ा। समझना, मैंने इस पे हाथ रगड़ने की, इस तरह से इसको मतलब फिसलने की कोशिश की तो आराम से फिसलने लगा, समझ रहे हैं ना। दूसरी तरफ देखूं तो अगर मैं इसी हाथ को एक सड़क पर लेता हूं तो एक तो ले लिया ये बोर्ड, समझा रहा हूं, समझ लेना, परेशान मत होना। एक चीज ले लेना रोड, सड़क, क्लास लंबी जाएगी, रुके रहना। एक हो गया बोर्ड, एक हो गया सड़क। क्या हुआ कि जब मैंने अपने हाथ को इस पे खिसकाने की कोशिश की तो क्या हुआ, मुझे कम फोर्स लगाना पड़ा, मुझे कम फोर्स की जरूरत पड़ी। और अगर इसी हाथ को मैं रोड पे लगाता हूं, रोड पे, तो क्या हुआ, मुझे ज्यादा फोर्स की जरूरत पड़ी। कहने का मेरा मतलब है कि ये जो सतह है, ये जो सरफेस है, इस पर डिपेंड कर रहा है कि फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा। क्यों, अब ध्यान से देखिएगा, समझिएगा इस चीज को। जितनी भी सतह होती हैं वो कुछ ना कुछ एटम्स की बनी होती हैं, कुछ ना कुछ पार्टिकल्स की बनी होती हैं, कुछ ना कुछ कणों की बनी होती हैं, जिन्हें कण बोलते हैं। छोटे छोटे पार्टिकल्स, एटम्स, कण होते हैं। तो क्या होता है कि ऐसे जो सरफेस होते हैं, जैसे कि ये बोर्ड, इनकी जो सतह होती है वो बहुत ज्यादा चिकनी होती है, बहुत ज्यादा स्मूथ होती है। कैसी होती है, स्मूथ, चिकनी। जबकि जो रोड होती है उसकी जो सतह या सरफेस होता है वो बहुत ज्यादा रफ, या कहें तो उबड़ खाबड़ होती है। अब इसका डीपली समझ लो कि ये है, मान लो सतह, किसी भी चीज की दुनिया में कोई भी चीज परफेक्टली चिकनी नहीं है। अगर उसको आप सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप से देखोगे तो उसमें, उसकी सतह पर आपको ऐसे छोटे छोटे कांटे से नजर आएंगे। कैसे नजर आएंगे, इस तरह से, कांटे से, स्पाइक्स से। अब क्या हुआ, मेरे हाथ में भी अगर आप ये रेखाएं देखोगे तो कभी सोचा है कि ये जो हाथ के गड्ढे से होते हैं या हाथ में जो टायर के से निशान होते हैं, ये क्यों होते हैं बच्चा, इनका काम भी क्या होता है, फ्रिक्शन को बनाए रखना, जिससे कि हम ग्रिप, मान लो हमारे हाथ बिल्कुल चिकने हो जाते, ये गड्ढे नहीं होते, तो क्या होता, मान लो मैं इस निब को पकड़ के ऐसे खोल रहा होता तो हाथ चिकने होते तो ग्रिप नहीं बनती, ये क्या होता, फ्रिक्शन कम होने की वजह से रपटता रहता, मैं इसको खोल नहीं पाता। इसी तरह मेरे पैर में भी गड्ढे से होते हैं, हल्के फुल्के, इतने नहीं होते लेकिन हल्के फुल्के तो होते हैं। और जो पैर की बनावट होती है वो भी क्या होती है, ग्रिप वाली होती है, जिससे कि मैं रोड पे ग्रिप बनाकर चल सकूं। तो हर एक सतह पर ऐसे ऐसे स्पाइक्स होते हैं, इस तरीके के कांटे होते हैं। अब इसमें भी कांटे हैं बोर्ड में, और ये जो है रोड जो है इसमें मान लो थोड़े ज्यादा कांटे हैं। अब मेरा हाथ तो सेम है, अब जो मेरा हाथ, जब मेरा हाथ इस पे चला तो मेरे हाथ में भी ऐसे छोटे छोटे जगह बनी हुई थी, उन जगहों ने आपस में क्या कर ली, इंटरलॉकिंग कर ली। समझ रहे हैं, इसके कांटे, बोर्ड के कांटे जो बोर्ड की सतह है, और मेरे हाथ के जो कांटे अलग अलग अंदर बहुत छोटे छोटे जो माइक्रोस्कोपिक लेवल के होते हैं, उन दोनों ने आपस में क्या कर लिया, वो इस तरह से फंस गए। क्या हो गए, वो इस तरह से फंस गए, इंटरलॉकिंग हो गई। और इस इंटरलॉकिंग की वजह से ही फ्रिक्शन फोर्स आया। अब जब मैं इस इंटरलॉकिंग फोर्स से ज्यादा बल लगाऊंगा तो जब तक मैंने, जैसे मान लो अभी मेरा हाथ नहीं फिसल रहा, इसका मतलब मेरे और इसके बीच में इंटरलॉकिंग है, फोर्स बराबर है। अब मैंने थोड़ा सा बल लगाना शुरू किया तो मेरा हाथ आगे चलना शुरू होगा। तो किसी भी चीज को चलाने के लिए हमें फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा बल लगाना पड़ता है। एक चीज लिख लो, किसी भी चीज को मूव कराने के लिए, कोई भी चीज को गति में लाने के लिए हमें फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा बल लगाना पड़ता है, घर्षण बल से
ज्यादा बल लगाना पड़ता है। और घर्षण बल हमेशा क्या होता है? अपोजिट। रोड की बात करें तो रोड में तो आपने गिट्टी देखी है, उसमें तो बहुत ज्यादा कांटे से होते हैं, इसीलिए मेरा हाथ ज्यादा इंटरलॉकिंग कर लेता है, बहुत ज्यादा इंटरलॉकिंग। इसलिए रोड पे हाथ चलाने के लिए या रोड पे हाथ फिसलाने के लिए, किसी और ऑब्जेक्ट को फिसलाने के लिए मुझे ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स की आवश्यकता होती है। क्लियर है? 5-6 चीजें हो गई। एक हो गई फ्रिक्शन फोर्स कैसा होता है, उसकी प्रकृति कैसी होती है, नेचर अपोजिट होता है। किसी चीज को मूव कराने के लिए मुझे ज्यादा फोर्स देना होगा फ्रिक्शन से। किस पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ सरफेस, सतह की प्रकृति पे करता है। किस टाइप का फोर्स है? अनबैलेंस फोर्स है। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें वर्क डन में भी पढ़ेंगे कि फ्रिक्शन के द्वारा जो कार्य होता है वो नेगेटिव होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। जो फ्रिक्शन फोर्स के द्वारा वर्क होता है, कार्य होता है, वो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है, जिसकी वजह से उसका वर्क डन भी क्या होता है? नेगेटिव होता है। अब कर लेते हैं टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। ये समझ में आया हो तो फटाफट से थम्स अप कर लो। भाई मेरी आदत है, मैं चीजों को क्लियर कराता हूं। किसी को लगे कि सर आपसे नहीं होगा तो भैया बच्चा उसकी मर्जी, पर मैं बिना क्लियर कराए चीजों को आगे नहीं बढ़ूंगा, ये मेरी आदत है। अब बच्चा आप एक बार देख लेना इस चीज को। ओके, चलिए अब कर लेते हैं टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण के प्रकार। तो देखो 3 टाइप का मुख्य होता है घर्षण के प्रकार। देखो जब चीजें रुकी हुई हैं, देखना समझना, चीजें रुकी हुई हैं या रेस्ट में हैं, तो तब जो फ्रिक्शन होता है उसे बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक का मतलब ही होता है रुका हुआ। स्टैटिक फ्रिक्शन, जिसे हिंदी में हम लोग कहते हैं स्थैतिक घर्षण। स्थैतिक की मतलब रुका हुआ घर्षण, स्थैतिक घर्षण। जब दो चीजें रुकी हुई होती हैं तो उनके बीच में जो फ्रिक्शन होता है उसे हम कौन सा बोलते हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन। दूसरा, जब चीजें चलना स्टार्ट करती हैं, एक के ऊपर ऐसे स्लाइड करना स्टार्ट करती हैं, फिसलना स्टार्ट करती हैं, तो सेकंड क्या हो जाता है? स्लाइडिंग फ्रिक्शन, जिसे हिंदी में कहते हैं सर्पी घर्षण। सर्पी घर्षण, सर्प को समझते हैं ना, स्नेक, सांप, वो कैसा होता है? वो इस तरह से फिसलता है तो वहीं से आ गया सर्पी घर्षण। जब 2 ऑब्जेक्ट्स या ऑब्जेक्ट स्लाइड ओवर अ सरफेस, स्लाइड ओवर अ सरफेस, किसी सतह पर, जब किसी सतह पर वस्तु फिसलती है तो कौन सा फ्रिक्शन होता है उस समय? स्लाइडिंग फ्रिक्शन या सर्पी घर्षण। तीसरा होता है दोस्तों रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग या लोटनिक फ्रिक्शन कह सकते हैं। लोटनिक, हिंदी में क्या कहेंगे इसको? लोटनिक या लोटनिक फ्रिक्शन, घर्षण। कैसे? आपने देखा दोस्तों, जो पहिए होते हैं, ट्रॉली तो सबने इस्तेमाल की होगी कहीं ना कहीं सफर में जाने के लिए, वो बैग सा जो होता है जिसके नीचे 2 पहिए से लगे रहते हैं। अब उसी को लेकर चलते हैं सिंपल। देखो अगर वो ट्रॉली आपने रुकी रखी है, वो जो ट्रॉली है, जो लगेज है, वो बैग है, वो आपने रोक रखा है, समझ लेते हैं, ठीक है। मान लो ये है मेरी ट्रॉली, ठीक है। अब ये ट्रॉली मैंने ऐसे रख दी कहीं पे, ओके। अब इसके और इस सतह के बीच में जो मेज है, इसके और मेज के बीच में जो फ्रिक्शन होगा वो कैसा होगा? वो होगा स्टैटिक फ्रिक्शन। समझ में आया? मान लो अब मैंने इसको ऐसे करके चलाना स्टार्ट किया, तो देखो एक बात तो आपको समझ में आ रही है कि फिसलाने में आपको कम बल की आवश्यकता हो रही है। रुके हुए में फ्रिक्शन ज्यादा था, तभी तो ये चीज रुकी हुई थी, क्योंकि इसमें फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा था। अब ये चलने लगा ऐसे, तो स्लाइड करने में फ्रिक्शन फोर्स थोड़ा सा कम हो गया। जब चीजें स्लाइड हुई तो फ्रिक्शन फोर्स क्या हो गया? कम। अब मैंने क्या किया? इसके नीचे पहिए लगा दिए 4, तो 4 पहियों से क्या हुआ? तब तो मुझे और आसानी हो गई कि ये आराम से चलने लगा। तो इसका मतलब, कहने का मेरा सीधा सीधा ये मतलब है कि जो लोटनिक फ्रिक्शन होता है वो इन तीनों में सबसे कम होता है। इसको सिंपल सा लिख दो, व्हील्स वाला, जो व्हील्स या पहिए जो लगा देते हैं वो वाला जो फ्रिक्शन होता है उसे हम क्या कहते हैं? लोटनिक या रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। चीज समझ में आ रही है ना अच्छे से? तीनों तरीके के फ्रिक्शन, रुकी हुई है, सबसे ज्यादा बल लगेगा तभी तो चीज रुकी हुई है, चीज चलेगी, फिसलेगी, फिसलते समय जो होगा स्लाइडिंग फ्रिक्शन,
थोड़ा सा कम, मतलब रुके हुए से थोड़ा सा कम। एंड थर्ड वन रोलिंग फ्रिक्शन, जब चीजें गोल गोल घूमेंगी। तो क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि तीनों प्रकार के जो फ्रिक्शन होते हैं इनके रिलेटिव स्ट्रेंथ बताओ, किसकी शक्ति ज्यादा है, कौन सा फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा होता है। तो आपको मैं बता रहा हूं आंसर, आप बताना। फ्रिक्शन की रिलेटिव पावर, तो इसमें मैं लिख रहा हूं स्टैटिक ग्रेटर देन रोलिंग। इसको आपको सही बताना है कौन सा है, ग्रेटर देन स्लाइडिंग। हिंदी एक बार ही लिख रहा हूं, स्थैतिक, लौटनिक, आपको कौन सा ऑप्शन सही है बताना है, और सर्पी, सर्पी घर्षण। बी है स्लाइडिंग, रोलिंग, इसकी हिंदी अपने आप देख लीजिएगा, ऊपर लिख रखी है, और स्टैटिक। सी ऑप्शन कहता है बच्चा स्टैटिक, स्लाइडिंग, रोलिंग, और डी ऑप्शन कहता है साथियों रोलिंग, स्टैटिक एंड स्लाइडिंग। नाउ यू हैव टू आंसर, आपको बताना है स्ट्रेंथ ऑफ फ्रिक्शन, किस फ्रिक्शन की ज्यादा है, मतलब कौन सा इनमें से ऑप्शन सही है। स्ट्रेंथ ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण की शक्ति के, घर्षण की शक्ति के बेसिस पर इनमें कौन सा ऑप्शन सही है। आंसर वेरी गुड, स्टैटिक फ्रिक्शन। साथियों स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब है जब दो चीजें रुकी हुई हैं तो उनके बीच में जो फ्रिक्शन होता है उसे हम स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। स्टैटिक मतलब रुका हुआ, तो जैसे मेरे दोनों हाथ आपस में रुके हुए हैं, इनके बीच में कौन सा फ्रिक्शन है, स्टैटिक। जब ये एक दूसरे के ऐसे चलने लगे, स्लाइडिंग। अगर इनके बीच में मैं पहिए लगा दूं तो क्या होगा, पहियों के जैसे रोल करेंगे तब क्या हो जाएगा, रोलिंग फ्रिक्शन। शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। बच्चा अगर समझ में नहीं आ रहा, क्या आप लोग लाइक वगैरह नहीं करते बिना बोले, और आजकल मैंने क्या सोचा है कि लाइक वगैरह के लिए बोलना कम करेंगे। हाँ, चीजें समझ में नहीं आ रही क्या? शाबाश, वेरी गुड, बिल्कुल सही बताया, सी वाला, क्योंकि सबसे ज्यादा स्थैतिक, उससे कम सर्पी, और सबसे कम कौन सा फ्रिक्शन होता है, रोलिंग फ्रिक्शन। इसीलिए आपको एक क्वेश्चन इसमें ऐसे भी दे सकता है, वन लाइनर पे मत जाना, वन लाइनर आएंगे आप कर लेना, मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, मुझे जो लेवल है, क्योंकि मुझे एएलपी को भी देख के चलना है, ग्रुप डी को भी। तो क्या हुआ कि आपको क्या करना पड़ेगा कि भाई सिंपल सी बात है, कोई चीज रुकी हुई है तो ज्यादा बल तो लग ही रहा होगा, ज्यादा फ्रिक्शन होगा। जब चीजें चलेंगी तो आसान होती है, एक दूसरे के ऊपर फिसलना थोड़ा कम हो जाएगा। और तीसरा क्या हो जाएगा कि जब वो उसके ऊपर क्या लग जाएंगे, बीच में पहिए से लग जाएंगे। ठीक है, ये केस भी हो गया। ये क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। अगला क्वेश्चन अगला जो टॉप इसी में है वो ये है कि फ्रिक्शन हमारे लिए अभिशाप श्राप भी होता है, और साथ साथ उसके बहुत ज्यादा फायदे भी होते हैं। कहने का मतलब वो बूंद भी होता है और हमारे लिए बहुत ज्यादा डिसएडवांटेजियस भी होता है। तो कुछ केस देख लेते हैं। जैसे आपने देखे जो टायर वगैरह होते हैं, टायर में गिट्टी होती है ना, टायर में जो गिट्टी होती हैं वो भी किस लिए होती हैं, जिससे कि सड़क और टायर के बीच में आराम से ग्रिप बन सके, फ्रिक्शन ज्यादा हो सके। तो कुछ जगह क्या होता है दोस्तों, हमें फ्रिक्शन को इंक्रीज करने की जरूरत होती है, हमें फ्रिक्शन को क्या करने की जरूरत होती है, बढ़ाने की जरूरत होती है। और कुछ जगह हमें फ्रिक्शन को डिक्रीज करने की जरूरत होती है, घटाने की जरूरत होती है। जैसे टायर वाले केस में देखें तो हमें क्या करना होता है, बढ़ाने की जरूरत होती है। इसी तरह हम जो स्लीपर्स या शूज वगैरह पहनते हैं, जूते चप्पल पहनते हैं, उनमें भी हमें फ्रिक्शन को क्या करने की जरूरत होती है, बढ़ाने की जरूरत होती है। इसी तरह बहुत सारे केसों में हम फ्रिक्शन को क्या करते हैं, इसीलिए हम फ्रिक्शन को वहां पे क्या करने की कोशिश करते हैं, फ्रिक्शन को कई जगह बढ़ाने की कोशिश करते हैं। और
दूसरी बात, कहीं कहीं हमें फ्रिक्शन को घटाने की जरूरत पड़ती है। कैसे घटाने की जरूरत पड़ती है? जैसे आपने बॉल बियरिंग देखी होंगी, जिसे हम बियरिंग बोलते हैं, बॉल बियरिंग या बेरिंग बोलते हैं, हिंदी में गांव में बोल देते हैं ना, बेरिंग खराब हो गए गाड़ी के, तो उसमें क्या होता है कि इस तरह का एक्सल होता है, एक्सल होता है नहीं होता है, एक्सल के अंदर यहां पे गोली गोली सी आ जाती हैं, जिन्हें हम बॉल बियरिंग कहते हैं। तो इनका क्या क्या होता है, ये रोलिंग फ्रिक्शन देती हैं, जिससे जो एक्सल होता है वो आराम से घूम पाता है, जो एक्सल होता है वो आराम से घूम पाता है, तो हमें वहां पे घटाने की जरूरत पड़ती है। इसी तरह आपको पता होगा कैरम बोर्ड, कैरम बोर्ड देखा है ना, तो कैरम बोर्ड में भी क्या होता है कि आप लोग टेलगम पाउडर वगैरह छिड़कते हैं ना उसको, जिससे कि जब हम कैरम खेलें अब तो उस पे बोर्ड पे और वो जो गिट्टी होती है उसके बीच में जो लगने वाला फ्रिक्शन हो वो कम हो जाए। और क्या होता है, आपने देखा होगा, बाइक तो सबने चलाई होगी, कभी कभी बाइक का इंजन क्या हो जाता है, सीज हो जाता है, बाइक का इंजन क्या हो जाता है, सीज हो जाता है। तो हम क्यों हो जाता है? क्योंकि उसमें हमने ऑयलिंग या कहें तो लुब्रिकेंट, जो काला तेल वगैरह जिसे आप कहते हो, बाइक ऑयल, वो हमने डाला नहीं होता है, जिससे क्या होता है, घर्षण होता है और फ्रिक्शन की वजह से वो क्या हो जाती है, मतलब गाड़ी सीज हो जाती है, वो बिल्कुल अड़ जाता है। क्लियर है? तीसरी बात, तो ये इंक्रीज डिक्रीज कहां होगा, क्यों होता है, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो हमारे लिए डिसएडवांटेजियस भी है और एडवांटेजियस। सबसे ज्यादा इसके फायदे क्या होते हैं, अभी मैं आपको इतना लिख के बता रहा हूं, तो ये जो पेन की निब है और इसके बीच में ऐसे ऐसे छोटे छोटे गट्टक होंगे, तो उसी की वजह से मैं लिख पा रहा हूं। फ्रिक्शन की वजह से ही, घर्षण की वजह से ही ये जो मार्कर है इसकी निब बोर्ड पे चल पा रही है। अगर ये फ्रिक्शन नहीं होता तो ये आराम से बिना रगड़ खाए निकल जाती, लिख नहीं पाता मैं। इसी तरह मेरे पैर या आपके पैरों के और जो जमीन होती है उसके बीच में भी फ्रिक्शन होता है, जिसकी वजह से हम चल पाते हैं, किसी चीज को पकड़ पाते हैं। तो इतने बहुत सारे काम किसकी वजह से होते हैं, फ्रिक्शन की वजह से। नुकसान क्या क्या होते हैं, तो देखा होगा आपने, गाड़ी सीज वाला मैंने बताया, इससे क्या होता है, हमें नुकसान होता है, एनर्जी वेस्ट हो जाती है। क्या होती है, जो इसकी फ्रिक्शन में जो ऊर्जा होती है वो थर्मल एनर्जी में बदल जाती है। किसमें हो जाती है, थर्मल एनर्जी, कहें तो ऊष्मीय ऊर्जा में बदल जाती है, जिससे आपने देखा होगा कि पार्ट्स वगैरह खराब हो जाते हैं, बेरिंग घिस जाते हैं, हमारे जूते चप्पल घिस जाते हैं, टायर घिस जाते हैं, फिर हमें उन्हें बदलने की जरूरत पड़ती है। तो ये हो गया हमारा फ्रिक्शन का सारा खेल। यहां में इसमें कोई डाउट हो तो आप बता सकते हैं, क्योंकि अगला टॉपिक जो स्टार्ट होगा वो होगा सर्कुलर मोशन, गोल गोल वाला मोशन। ठीक है, सर्कुलर मोशन। उसके बाद में वर्क एनर्जी और टाइम। बेटा समझ में कैसे नहीं आ रहा बाबू, इतना आसानी से मैं समझा रहा हूं, एक बार समझ में नहीं आई ना, देखो बच्चा आप एक बार दोबारा कोशिश करना। कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, तो एक बार कोशिश करना दोबारा से। फ्रिक्शन मतलब एक ऐसा बल, एक ऐसा फोर्स जिसकी वजह से चीजें एक दूसरे के अपोजिट या एक दूसरे की सतह पर जब चीजें चलती हैं तो वो उसे चलने से रोकने की कोशिश करती है। उन दोनों के बीच में एक बल लगता है जो सिर्फ नेचर ऑफ सरफेस, सतह की प्रकृति पर निर्भर करता है। एक और एग्जांपल कितना अच्छा होता है, देखो क्या होता है कि केले का छिलका हो, आप रोड पे जा रहे हो और केले का छिलका पड़ा हो, तो रोड ऐसी है, अब केले का छिलका इसके बीच में आ गया, अब आपका पैर पड़ा, तो क्या हुआ कि जो फ्रिक्शन आपको रोकने के लिए या चलाने के लिए मिलने वाला था उसके बीच में क्या आ गया, केले का छिलका आ गया। केले का छिलका, केले के छिलके आने की वजह से क्या हुआ, फ्रिक्शन या घर्षण कम हो गया, क्योंकि जितना घर्षण आपको चलने के लिए मिलने वाला था वो क्या हो गया, कम हो गया। और इस घर्षण कम होने की वजह से आप फिसल गए। क्या हो गया, फिसल गए। तो इसी तरह ऑयल पड़ा हो या बारिश होती है या जो बर्फ होती है, आइस होती है, बर्फ के ऊपर, बर्फ की सिल्ली के ऊपर, आइस के ऊपर भी चलना क्या होता है, बहुत टफ होता है, क्योंकि बहुत ज्यादा जो सतह होती है वो चिकनी हो जाती है, इतनी चिकनी हो जाती है कि जो हमें पर्याप्त या सफिशिएंट अमाउंट में जो फ्रिक्शन चाहिए होता था, पर्याप्त मात्रा में जो घर्षण चाहिए होता था, वो नहीं मिलता। अब जब वो नहीं मिलता तो क्या हो जाता है, हम लोग बर्फ पे नहीं चल पाते। इसीलिए बर्फ में चलने के लिए कैसे इस्तेमाल करते हैं, कैसे जूतों का, जिनके अंदर ऐसे ऐसे स्पाइक्स लगे होते हैं, स्पाइक्स यूज। ठीक है, ये चीज समझ में आ रही है ना, गुड।
शाबाश। चलिए अब आ जाता है नेक्स्ट टॉपिक, सर्कुलर मोशन। थर्मल पावर आगे मतलब ऊष्मीय ऊर्जा, जो पावर ऊष्मा से निकलती है, गर्मी से निकलती है। थर्मल पावर जो बिजली से निकलती है, इलेक्ट्रिक पावर, तो वो अलग अलग है। बात पावर की सेम है, बस सोर्स बदल जाते हैं। क्लियर है? चलिए भाई यार आप अजीब हो जाता है ये सिस्टम, कोई कहता है फास्ट पढ़ाओ, कोई कहता है स्लो पढ़ाओ। अरे यार एक बात बताओ, जब तुम कोचिंग जाते हो मेरे दोस्तों, तो वहां पे आपको लगातार फास्ट पढ़ा दिया जाता है, तब आपको समस्या होती है मास्टर ने फास्ट पढ़ा दिया, फिर 10 जगह बुराई कहते हो। कोई आदमी सही से समझाने की कोशिश कर रहा है तो आप उंगली करते हो अचानक से। तो बाबू आप पढ़ क्यों नहीं रहे हो, मेरी समझ में नहीं आ रहा। आप फास्ट पढ़ के कहां जाओगे? मून पे जाओगे, मार्स पे जाओगे या बृहस्पति पे जाओगे? फास्ट पढ़ाओ। अरे फास्ट में तो जिंदगी खराब हो गई, परेशान हो जाते हो। अभी मैं कोशिश कर रहा हूं तो जैसे कर रहा हूं पढ़िए, और अगर आपको फास्ट चाहिए तो मैं बता चुका हूं, मेरी CDS 1 2018 के लिए वीडियो पड़ी हुई है, पूरी फिजिक्स, पूरी केमिस्ट्री, पूरी बायोलॉजी, पूरी 3 घंटे की एनवायरमेंट कंप्लीट है RRB और ग्रुप डी के लिए। चाहो तो वहां से कंप्लीट कर लो, इसकी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। कहोगे तो प्लेलिस्ट को मैं इसमें भी डलवा दूंगा, इसके डिस्क्रिप्शन में। पर बाबू यार या तो पढ़ा लेने दो, या फिर मैं सीधा सा, मेरे पास एक ही ऑप्शन है कि मैं डेली 20 से 25 क्वेश्चन कराऊं और जय माता दी, तो मैं पिक्चरें दिखाऊं आराम से यहां पे इमेज, क्योंकि बाबू मैं कोई पागल नहीं हूं। इधर लगता होगा तुम्हें कि ये पागल है, सुबह रात कभी भी पढ़ा देता है, पर मेरा मकसद होता है उस बच्चे को समझाना जिसने जिंदगी में कुछ नहीं पढ़ा, और क्लास भी ये उसी के लिए लेता हूं। अगर कहोगे ज्यादा होशियार तो छोड़ देंगे, अपने को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उस गांव में, उस गली में, उस शहर में बैठे हुए जिसको कभी नहीं पढ़ा, जो डरता है इन चीजों से, ये क्लास सिर्फ मैं उसके लिए लेता हूं। शौक नहीं है मुझे सबके लिए पढ़ाने का, सबके लिए पढ़ा रहा होता तो कितने कितने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट पढ़े हैं, यहां आधी तनख्वाह में कुछ नहीं कर रहा होता। किसी को सिंपल सी बात है, अगर किसी को बच्चा, अगर साइंस पूरी चाहिए, पूरी साइंस अच्छे से, कहीं से एक क्वेश्चन उससे बाहर आ जाए तो आप आके 10 जूती मारना मुझ में, ये पूरी हुई पड़ी है। कंप्लीट करने का इतना ही शौक है, कर लीजिए यहां से। बहुत अच्छे से पूरी साइंस मैंने कंप्लीट करके CDS 1 2018 प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें कर रखी है, तो आप उससे कर लीजिए। जिसको पढ़ने का शौक है, इवन एक आदमी, वो जैसे कर रहे हैं करने दीजिए। ये आपको इतना फायदा देगा ना, इतना फायदा देगा, जब पेपर देके आओगे ना हंसते आओगे, हंसते गाते हुए, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आने का। पर तुम मानोगे नहीं इस चीज को, उंगली करते रहोगे। मुझसे सर लोग कहते रहे यार पागल हो, 25 क्वेश्चन कराओ जाने दो। अरे मैं बोला नहीं यार, फिर तो साइंस से सब लोग डरते रहेंगे, फिर मेरा पढ़ाने का फायदा क्या। चलो छोड़ो, नेक्स्ट करते हैं सर्कुलर मोशन। तो जिस तरह से वृत्तीय गति, जिस तरह से हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि ये एक स्ट्रेट लाइन का मोशन होता है। इधर मान लो ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, कोई ऑब्जेक्ट A से B पॉइंट पे आ गई तो इसकी हमने डिस्टेंस निकाला था, डिस्प्लेसमेंट मतलब दूरी, विस्थापन, वेग, चाल, स्पीड, ये सब निकाले थे, नहीं निकाले थे? तो वो हो जाता था हमारा लीनियर मोशन। वो क्या हो जाता था? लीनियर मोशन कह लो, या कह लो सीधी रेखा में गति, कि एक रेखा में, सीधी रेखा में गति। लेकिन क्या होता है, कभी कभी जो वस्तुएं होती हैं वो सीधी रेखा में नहीं चलती हैं, वो क्या करती हैं, वो गोल रेखा में, मतलब रेखा नहीं, एक गोल रास्ते में चलती हैं, एक वृत्तीय, वृत्ताकार पाथ में चलती हैं। तो ये जो मोशन होता है इसको हम बोलते हैं सर्कुलर मोशन। तो आप जानते हो जो वृत्त होता है उसकी एक खास रेडियस या त्रिज्या होती है, तो ये हो गया इसका रेडियस, ये हो गया इसका सेंटर। अब मान लो कोई वस्तु अभी किस पॉइंट पे थी, ए पॉइंट पे थी। कितने पॉइंट पे थी? ए पॉइंट पे, और घूम के किस पे आ गई? बी पॉइंट पे आ गई। भाई जैसे हमारा यहां पे क्या था, ए था, ए से बी सीधी रेखा में, इसी तरह ए पॉइंट पे कोई वस्तु थी, घूमते हुए किस पे आ गई? बी पॉइंट पे आ गई। टाइम कितना लगा उसे? टी टाइम लगा। कितना समय लगा दोस्तों? टी टाइम लगा। और ये जो थीटा, ये जो एंगल बनाया, क्योंकि ये क्या है, सर्कल है, तो भाई यहां से यहां तक इसने कोई ना कोई कोण तो बनाया होगा,
चाहे 90 डिग्री बनाया हो, चाहे 30 डिग्री बनाया हो, चाहे 10 डिग्री बनाया हो, फर्क क्या पड़ता है, उसको हमने क्या मान लिया, थीटा। तो एंगल कितना हो गया, थीटा। टाइम कितना हो गया, टी। तो जैसे उसमें हमारी कुछ चीजें हमने पढ़ी थी ना, वेग, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, ऐसी ही कुछ चीजों को हम इसमें भी पढ़ने की कोशिश करेंगे। क्लियर है, शाबाश। तो इससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उन्हें करने की कोशिश करेंगे। इसमें देखो, एक चीज आप याद रखना कि जो वृत्तीय गति होती है वो चाहे यूनिफॉर्म हो लेकिन कैसी होती है, त्वरित होती है, एक्सिलरेटेड होती है। त्वरित का मतलब, एक्सिलरेटेड का मतलब है कि जैसे ही दिशा चेंज होती है, याद रखिएगा, वृत्तीय गति में जैसे ही दिशा चेंज होती है, डायरेक्शन बदलती है, तो हमें एक्सिलरेशन की जरूरत पड़ती है या वस्तु एक्सिलरेटेड हो जाती है। तो कोई पूछे कि अगर एक वस्तु या कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है, कैसी है, सर्कुलर, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, या समान वृत्तीय गति में है, तो क्या उस पे एक्सिलरेशन लगेगा, क्या वो त्वरित होगी? तो ये लिखेगा वो है त्वरित या एक्सिलरेटेड, नॉन एक्सिलरेटेड, कोई एक्सिलरेशन नहीं लग रहा, अत्वरित, सी दोनों, और डी नहीं पता। तो आप क्या करना कि वो जो गति होती है, जब चीजें गोल गोल उसमें चल रही होती हैं, तो वो कैसी होती हैं, वो त्वरित होती हैं या एक्सिलरेटेड होती हैं। क्योंकि दिशा के साथ, जब जैसे डायरेक्शन चेंज होती है, दिशा के साथ क्या होता है, एक्सिलरेशन अप्लाई करना पड़ता है। तो कुछ टर्म्स हैं, उन टर्म्स को हम लोग कर लेते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट आ जाता है, सबसे पहले आ जाता है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड या कह सकते हैं आवर्त काल। तो मान लो एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लगता है उसे क्या कहते हैं, टाइम पीरियड, जिसे किससे दिखाते हैं, टी से। सेकंड चीज होती है फ्रीक्वेंसी, या जिसे आवृत्ति बोलते हो हिंदी में, या बारंबारता बोलते हो। क्या बोलते हैं, बारंबारता। इसमें क्या होता है कि मान लो एक चक्कर, दो चक्कर, तीन चक्कर, इस तरह से n चक्कर लगाए। कितने चक्कर लगाए, n चक्कर। तो इसको n से भी शो करते हैं, और ये जो होती है 1/t। टाइम का क्या होता है, उल्टा। टाइम जितना है, मान लो कि किसी ने 20 चक्कर लगाए, क्या लगाए, 20 चक्कर, टाइम कितना लगा उसे, 10 सेकंड लगी। तो क्या किया, चक्कर बटे समय, एक सेकंड में उसे कितना समय लगा, 2 सेकंड। एक चक्कर लगाने में उसे कितना टाइम लगा, 2 सेकंड। या अगर मैं 1 सेकंड की बात करूं तो उसने, अब उल्टा कर देंगे टाइम को, तो 1/2 हो गया। देखो सुन लो, चलो छोड़ो, इसको दोबारा करते हैं। आपको यह दिया गया कि कोई चीज 20 चक्कर लगाती है 10 सेकंड में, तो उसकी फ्रीक्वेंसी बताओ। क्या बताओ उसकी फ्रीक्वेंसी? तो आपने क्या किया कि भैया फ्रीक्वेंसी पता है क्या होता है, 1/टाइम होता है। तो पहले आपने टाइम निकाल लिया कि एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लग रहा है, तो 20 चक्कर टोटल, और टोटल टाइम कितना लगा उसे, 10 सेकंड। तो एक चक्कर लगाने में उसे कितने लगे, 2 सेकंड लगे। तो टाइम पीरियड कितना निकल के आया, 2 सेकंड। क्वेश्चन आता है बहुत बार। तो टाइम पीरियड 2 सेकंड होने का मतलब है कि एक चक्कर लगाने में 2 सेकंड लग जाती है, सॉरी 2 सेकंड में एक चक्कर लगता है। ठीक है, दूसरी चीज क्या हुई, आपसे पूछी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो आपको क्या पता है, आपको पता है कि टाइम का उल्टा कर दो, तो 1/2 मतलब 0.5 हर्ट्ज। क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी की एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, हर्ट्ज होती है। हर्ट्ज मतलब 1/t, या कह सकते हैं सेकंड इनवर्स, क्योंकि 1/सेकंड होगा ना, तो सेकंड की पावर -1 को हम किससे शो करते हैं, हर्ट्ज से। और हर्ट्ज एक वैज्ञानिक का नाम है, उन्हीं के नाम पे, जिसे शॉर्ट में HZ भी लिखते हैं। तो टाइम पीरियड एक चक्कर में लगने वाला समय, और फ्रीक्वेंसी क्या होती है,
टाइम पीरियड का उल्टा। कितने चक्कर लगे 1 सेकंड में, ठीक है। दूसरी बात, ये दोनों चीजें हो गई। तीसरी चीज, आ जाती है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जैसे डिस्प्लेसमेंट हमने पढ़ा था ना, ए और बी के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता था, न्यूनतम दूरी, उसे हम डिस्प्लेसमेंट विस्थापन बोलते थे। तो यहां पे उसका नाम क्या हो जाता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या कोणीय विस्थापन। कोणीय विस्थापन ये क्या होता है? आर्क अपॉन रेडियस। आर्क मतलब ए से बी तक की जो आर्क है, ए से बी तक की, और अपॉन आर, इनका क्या होता है? ये हो जाते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या कोणीय विस्थापन। ए बी अपॉन आर, इससे क्या निकल जाएगा? दो पॉइंट के बीच की न्यूनतम दूरी या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। दूसरी होती है हमारी एंगुलर वेलोसिटी, कोणीय वेग। जैसे सिंपल वेग होता था, इसी तरह क्या हो जाएगा? कोणीय वेग। कोणीय वेग को शो करते हैं ओमेगा से, ऐसे डब्ल्यू सा बना देते हैं ऐसे, और इसे क्या बोलते हैं? ओमेगा। ओमेगा, ओमेगा, WWE वाला ओमेगा नहीं, एंगुलर वेलोसिटी वाला ओमेगा। इसका होता है 2πn। समझना क्या होता है, देखो यहां ए है और यहां से एक चक्कर लगा तो कितने डिग्री का एंगल बनाया? 2π, या कहूं 2 × 180 360 डिग्री बनाया, नहीं बनाया? तो एक चक्कर में 2π दूरी कंप्लीट की, या कहें कि एक चक्कर में 2π एंगल बनाया और चक्कर कितने लगाए? n चक्कर लगाए। तो ओमेगा या कोणीय वेग जो हो जाता है वो हो जाता है 2πn। कितना हो जाता है? 2πn। जो कोणीय वेग एंगुलर वेलोसिटी होती है, ओमेगा से दिखाते हैं ना, वो कितनी हो जाती है? 2πn। क्योंकि एक चक्कर लगाने में कितनी एंगल बनाया? 2π। 360 को 2 × 180 लिख सकते हैं ना, पाई माने 180 डिग्री। और अब ये कितना हो गया? कितने चक्कर लगाए इसने? n चक्कर लगाए। तो W = 2πn। दूसरी बात, एक क्वेश्चन यहां पे ये भी आता है, अब सेकंड क्वेश्चन जो इसमें कभी कभी पूछता है वो होता है कि रेखीय गति, रेखीय वेग, रेखीय वेग, रेखीय वेग व कोणीय वेग में संबंध, कोणीय वेग में संबंध। तो इसके लिए मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, ये क्वेश्चन आप करके बताइए। लिख लीजिएगा ओमेगा = 2πn। रेखीय वेग का मतलब है कि जब चीजें चल रही होती हैं, मान लो ए पॉइंट पे है, तो ये जो टेंजेंट है इस तरह से, ये टेंजेंट है ना, याद होते हैं ना टेंजेंट सर्कल में, ये रेखीय वेग होता है। लेकिन ये एक्सीलरेशन की वजह से अंदर की तरफ मुड़ जाती है, तो क्या आ जाता है? ओमेगा, कोणीय वेग। तो इसमें और इसमें आपको क्या बताना है? अंतर बताना है, मतलब v और ओमेगा में आप बताएंगे क्वेश्चन के थ्रू। फिर क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको इसको समझा दूंगा। क्वेश्चन है कि रेखीय कोणीय या कोणीय वेग है 50 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है, और रेडियस है 2 मीटर। आपको रेखीय वेग बताना है, आपको रेखीय वेग बताना है। स्ट्रेट वेलोसिटी जो होती है, ये त्रिज्या दे रखी है, रेडियस 2 मीटर, और ये क्या दे रखा है? ओमेगा, कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी। आपको बताना है कि इसका रेखीय वेग कितना होगा। ए है 10 मीटर पर सेकेंड, बी 25 मीटर पर सेकेंड, सी 100 मीटर पर सेकेंड, डी 75 मीटर पर सेकेंड। बताओ।
साउंड में कुछ प्रॉब्लम आ रही है क्या? कैसी आवाज कम आ रही है ज्यादा? तो उसको कुछ करो ना वहां से। बेटा कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। ओके बच्चे कर रहे हैं। बेटा केमिस्ट्री और बायो के भी होंगे और कंप्लीट साइंस इन वीडियोस में भी है, देख लेना एक बार। कंप्लीट साइंस शाबाश। क्योंकि देखो अगर ओमेगा में रेडियस की मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आ जाता है? रेखीय वेग आ जाता है। यह संबंध होता है, रेखीय वेग इक्वल टू ओमेगा इंटू रेडियस। तो अगर रेखीय वेग में निकालना हो तो क्या करो? एंगुलर वेलोसिटी गुणा रेडियस, या कहें कोणीय वेग मल्टीप्लाई त्रिज्या। तो कोणीय वेग कितना है? 50, और ये कितना है? त्रिज्या 2 मीटर। तो 50 गुणा 2 कितना हो गया? 100। तो क्या आ गया? 100 मीटर पर सेकेंड। आंसर क्या हो गया? सी। इनमें से आपको 2 दे देगा, रेडियस पूछ सकता है, v और r दे के ओमेगा पूछ सकता है। हो सकता है कि आपको डिस्टेंस और टाइम दे, तब वहां से आप v निकालो और पूछे आपसे ओमेगा। तो कई तरीके से इस क्वेश्चन को पूछ सकता है। एक बार अच्छे से इस चीज को समझ लीजिएगा। यह फॉर्मूला होता है, इसको अच्छे से लर्न कर लो कोणीय वेग और रेखीय वेग में। अगला होता है और जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा जो प्लेन है सर्कुलर उसके नॉर्मल होती है, या कहें 90 डिग्री होती है। 90 डिग्री जो डायरेक्शन होती है वेलोसिटी की, क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है, पता है आपको, एक सदिश राशि है। और सदिश राशि के साथ हमेशा क्या होता है? सदिश राशि के साथ हमेशा दिशा होती है। जो दिशा होती है वो इस प्लेन के 90 डिग्री या नॉर्मल होती है। अगला आ जाता है एक्सिलरेशन, जिसे हम सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन कहेंगे। सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन या अभिकेंद्रीय त्वरण। तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या बताया था कि कोई चीज अगर गोल गति कर रही है तो सेंटर की तरफ उस पे एक एक्सिलरेशन लग रहा होता है, क्योंकि अगर एक्सिलरेशन नहीं लग रहा होता तो v होके इस तरह से चली जाती। तो इसको गोल गति में बनाए रखने के लिए इसकी तरफ एक त्वरण लग रहा होता है। क्या लग रहा होता है? एक त्वरण, जिसकी जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है? सेंटर या केंद्र की तरफ होती है। इसी को हमने क्या नाम दिया? सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन नाम दिया, जिसका फॉर्मूला होता है, जिसे हम एल्फा से दिखाते हैं। कैसे दिखाते हैं? इस तरह, एल्फा। इसको क्या बोलो? एल्फा या एल्फा। और ये होता है v²/r। इसकी वैल्यू कितनी होती है? जो ये v है डिवाइडेड बाय r। जो अभी केंद्रीय त्वरण होता है कितना होता है? v²/r। ठीक है। और इसमें भी वही फॉर्मूला एक बार कर लो। जिस तरह लीनियर वेलोसिटी v और एंगुलर वेलोसिटी में यह संबंध था, इसी तरह जो हमारा सीधी लाइन वाला एक्सेलरेशन होता है, जिसे हम a से दिखाते थे, किससे दिखाते थे? a से, मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखते थे ना। तो उसमें और इस एल्फा में भी संबंध होता है, a = एल्फा मल्टीप्लाई बाय r। समझ रहे हैं ना? अगर जैसे रेखीय वेग और इन दोनों में संबंध होता था, इसी तरह इस वाले में भी और इस वाले में भी होता है, एल्फा और आर में। तो याद रखने में कोई टेंशन नहीं है। अगर ओमेगा में आर की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें रेखीय वेग या जो अपनी वेलोसिटी होती है स्ट्रेट लाइन वाली वो मिल जाती है। और अगर हम इस सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? साधारण, जो अपना स्ट्रेट लाइन वाला होता था। तो ये दोनों फॉर्मूले अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, इनमें पूछ लेता है क्वेश्चन। जब भी कोई चीज सर्कुलर मोशन में गति कर रही होती है तो उस पे दोनों तरीके का एक्सिलरेशन होता है, एंगुलर भी और सेंट्रीपिटल भी। ये एंगुलर है, ठीक है, एंगुलर चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम जो होता है, ये वाला नहीं होता, ओमेगा अपॉन टी, ओमेगा अपॉन टी। और ये कैसा है हमारा? सेंट्रीपिटल वाला।
ये ए है, इसको अल्फा मत कीजिए, ए है, क्योंकि अल्फा क्या होता है, ओमेगा अपॉन टी। फिर से एक बार समझ लीजिए, ये थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन हो गया होगा, चलो इसको दोबारा समझा देते हैं। देखो, जब कोई चीज घूम रही होती है तो उसके ऊपर दो तरीके के त्वरण लग रहे होते हैं, दो तरीके के एक्सिलरेशन लग रहे होते हैं। नंबर 1 को बोलते हैं एंगुलर या कोणीय त्वरण, कोणीय त्वरण, जिसे हम किससे दिखाते हैं, एल्फा से, जो अभी मैंने बताया एल्फा, वो पहले कंफ्यूजन था उसमें, एल्फा। दूसरा होता है सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल। तो ये एंगुलर कहां लगता है, ये दिशा थी, जब इस तरह मुड़ी चीज तो यहां पे जो त्वरण लगा वो क्या होता है, एल्फा, और इसको बराबर गोलाई में जो घुमा रहा है वो क्या हो जाता है हमारा, सेंट्रीपिटल या अभिकेंद्रीय त्वरण। क्या हो जाता है, अभिकेंद्रीय त्वरण। समझिएगा, जो गोल घूमने में अगर ये अभिकेंद्रीय त्वरण नहीं होगा तो वो चीज गोल नहीं घूम पाएगी, आप उसे छोड़ दोगे तो वो इस डायरेक्शन में चली जाएगी। तो अगर जब घूमेगा, जब वो अपनी दिशा बदलेगा ए पॉइंट से इस तरफ बी पॉइंट की तरफ, जो उस समय त्वरण लग रहा होगा वो होता है एंगुलर, कोणीय त्वरण, और जो उसे गोल गोल घुमाएगा वो कौन सा होता है, सेंट्रीपिटल। तो जो कोणीय त्वरण होता है इसकी तो डेफिनेशन सेम सी है कि जो कोणीय वेग में परिवर्तन होता है, ओमेगा में जो परिवर्तन होगा वही क्या होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, और सेंट्रीपिटल की क्या होती है, ये होती है ए इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। अगर इन दोनों में कोई संबंध पूछे तो क्या हो जाता है, इसमें आर की मल्टीप्लाई कर दो, हो गया। इस तरह से अगर कोई एंगुलर त्वरण की बात करे तो उसे एल्फा से दिखाते हैं, वो हो जाता है ओमेगा, जितना इसको घूमने में टाइम लग रहा था, ओमेगा अपॉन टी, मतलब चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, चीजों को जैसे हम हाथ में पकड़ के घुमाते हैं तो उसको घुमाने में जो हेल्प करता है, जो सेंटर की तरफ लगता है वो हो जाता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और इन दोनों के बीच में संबंध की बात आती है तो ये हो जाता है सेंट्रीपिटल या अभिकेंद्रीय त्वरण इक्वल टू एल्फा इंटू आर। ये दोनों अच्छे से फॉर्मूले दिमाग में लगा लो, इनके ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं न्यूमेरिकल की केस में। चलिए, अब 2-3 चीजें रह गई जो आप पूछना चाह रहे थे। कई बार ये क्वेश्चन आया था कि सर ये सेंट्रीपिटल फोर्स, अभिकेंद्रीय बल या अभिकेंद्रीय अपकेंद्रीय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होते हैं, अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल क्या होते हैं। तो देखो, ज्यादा इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। देखो, फ्रिक्शन कम हो गया, हाथ चिकने हो गए। अब इसको पकड़ा, इससे पकड़ा तो इसमें ग्रिप बन गई, फ्रिक्शन ज्यादा बढ़ गया, मार्कर खुल गया। अब सही आ रही है सर आवाज, ठीक है। तो अब आ जाता है अगला टॉपिक, सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्लियर है, सेंट्रीपिटल फोर्स, कंफ्यूजन दूर कर लेना आज। देखो, ये चीज घूम रही है, ओके। अब ये जो चीज घूम रही है इसके ऊपर अंदर की तरफ एक एक्सेलरेशन लग रहा था, जिसे हमने क्या कहा था, mv स्क्वायर अपॉन आर। इसका मतलब एक्सेलरेशन लग रहा है, चीज घूम रही है और उसको केंद्र की तरफ लग रहा है, इसका मतलब इस पे कोई बल या फोर्स भी लग रहा है, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, अभिकेंद्रीय बल। क्या बोलते हैं, अभिकेंद्रीय बल या सेंट्रीपिटल फोर्स। तो एक ऐसा बल जो चीजों को गोलाई में घुमाता है, या जब कोई चीज गोल घूम रही होती है तो सेंटर की तरफ या केंद्र की तरफ जो बल लग रहा होता है उसे हम क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। या ये कहूं सिंपल सी भाषा में कि उसे हम अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। अब ये कोई वस्तु है तो इसका मास क्या होगा, m मास हो जाएगा। हमने पढ़ा है फोर्स की भाषा में कि द्रव्यमान, पढ़ा है ना, मास इंटू त्वरण, पढ़ा था ना बल की परिभाषा में कि मास मतलब द्रव्यमान, त्वरण मतलब एक्सेलरेशन। तो इसका मास तो मास हो गया m,
और इसका एक्सेलरेशन कितना हो गया, v स्क्वायर अपॉन r। तो जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है वो कितना हो जाता है, mv स्क्वायर अपॉन r। क्लियर है, mv स्क्वायर अपॉन r सेंट्रीपिटल फोर्स, मतलब केंद्र की तरफ ऐसा बल जो चीजों को गोलाई अवस्था में या गोल घुमाने में हेल्प करता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। अब कुछ बच्चे या कुछ किताबों में यह भी लिखा हुआ है कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, उन्होंने क्या लिख रखा है कि देखो जी, अगर अंदर की तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है F1 या F1 मान लो, तो इसके अपोजिट न्यूटन के थर्ड लॉ की वजह से एक बाहर की तरफ भी फोर्स लग रहा होगा, जिसे हम क्या कह देंगे, F2। और कुछ किताबों में इसी F2 को सेंट्रीफ्यूगल या अपकेंद्रीय बल कह रखा है। क्या कह रखा है, अपकेंद्रीय बल, जो कि सरासर गलत है, समझ लेना। कुछ किताबों में जो सेंट्रीपिटल फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में एक्शन रिएक्शन क्रिया प्रतिक्रिया होती है, पढ़ा है ना न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में कि हर एक एक्शन, हर एक क्रिया के विपरीत अपोजिट प्रतिक्रिया होती है। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो कुछ किताबों में क्या लिख रखा है, उस इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन को उन्होंने सेंट्रीफ्यूगल नाम दे रखा है, जो कि सरासर गलत है, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल या अपकेंद्रीय बल जो होता है ये एक छदम बल होता है। क्या होता है, छदम। छदम मतलब स्यूडो फोर्स, स्यूडो फोर्स। स्यूडो के लिए आप सिंपल भाषा में समझ सकते हो कि ये एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता, इसे सिर्फ हम महसूस करते हैं, ये कहीं भी वास्तविक रूप में नहीं होता, बस हम इसे महसूस करते हैं। और उस महसूस करने वाले फोर्स को हमने क्या नाम दे दिया, सेंट्रीफ्यूगल या अपकेंद्रीय बल। चलो और समझाता हूं इसको, ठीक है। सेंट्रीपिटल तो आसान है कि केंद्र की तरफ लगता है, अभी मतलब केंद्र की ओर, टुवार्ड्स सेंटर, और चीजों को गोलाई अवस्था में घुमाने की हेल्प करता है। फॉर्मूला हो जाएगा mv स्क्वायर r। अब आ जाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इसको समझ लीजिएगा। देखो सिंपल सी बात करते हैं कि ये है कोई गोला, चौराहा मान लेते हैं इसको, और यहां पे एक बस जा रही है, और बस जब अपनी बाईं तरफ घूमेगी, किस तरफ घूमेगी, बाईं तरफ, तो हम लोग भी किस तरफ आ जाएंगे, बाईं तरफ। अगर ऐसे घूम रही है बस तो हम क्या करेंगे, उसके अपोजिट दाईं तरफ की कोशिश हो जाएंगे। देखो कभी आपने देखा है कि बस जैसे ऐसे घूमती है, अगर वो बाईं तरफ लेफ्ट की साइड घूम रहे हैं तो आप किस तरफ चले जाते हो, राइट साइड, दाईं तरफ चले जाते हो। तो कहने का मतलब आपने राइट साइड में, जब बस लेफ्ट साइड में घूमी तो आपने राइट साइड में एक ऐसा फोर्स महसूस किया, आपको लगा कि किसी चीज ने आपको राइट साइड में खींच लिया। मेरी बात समझ रहे हैं, जब बस किसी मोड़ पे या किसी चौराहे पर लेफ्ट की तरफ घूमी तो हम किस तरफ चले गए, राइट की तरफ चले गए। तो हमें ऐसा लगा जैसे कि हमें किसी ने दाईं तरफ खींचा हो, कोई हमसे, किसी ने हम पे फोर्स लगाया हो, जबकि वो तो एक्शन रिएक्शन की प्रतिक्रिया थी, हम पे किसी ने फोर्स नहीं लगाया था। और वो जब हम महसूस करते हैं, जिस फोर्स को हम सोचते हैं, थिंक करते हैं, तो न्यूटन के लॉज को, न्यूटोनियन फिजिक्स में उनको प्रूव करने के लिए हमने एक अलग फोर्स बनाया, उसी को हम क्या कह देते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या अपकेंद्रीय बल। इस पे बहुत सारी चीजें काम करती हैं, जैसे वॉशिंग मशीन ड्रायर, वॉशिंग मशीन का ड्रायर होता है, वॉशिंग मशीन ड्रायर जो कपड़े सुखाने वाली वॉशिंग मशीन होती है, या दूध चलाने वाली जो मशीन होती है, मिल्क क्रीम निकालने वाली, ये सब किस पे काम करती हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे काम करती हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, जब चीजें मूव करती हैं तो बाहर की तरफ एक बल लग रहा होता है, उस बल की वजह से वॉशिंग मशीन कपड़े में से जो पानी होता है उसे बाहर की तरफ निकाल देती है, और जो दूध होता है उसमें जो मिल्क होता है उसमें से क्रीम बाहर की तरफ निकल जाती है। तो दो तीन चीजें होती हैं जो इस पे काम करती हैं। ठीक है, क्रीम निकालने की मशीन, वॉशिंग मशीन। और आपने देखा होगा कि जो मोड़ होते हैं, मोड़ पे जैसे जो घुमावदार होते हैं, इस पे एक तरफ की सड़क ऊंची होती है, एक तरफ की सड़क क्या होती है, ऊंची होती है, जिसे बैंकिंग ऑफ रोड्स कहते हैं। बैंकिंग ऑफ रोड, एक तरफ की जो सड़क होती है वो क्या होती है, ऊंची होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, बैंकिंग ऑफ रोड।
तो एक तरफ की ऊंची सड़क करने का भी अपना रीजन होता है, जिससे कि मान लो इस तरफ की सड़क क्या है, ऐसे मुड़ा, और इस तरफ की सड़क क्या है, ऐसे कोई सड़क है, इस तरफ की सड़क ऊंची है, तो जो आवश्यक नेसेसरी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मिल जाए, आवश्यक या नेसेसरी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या अपकेंद्रीय बल देने के लिए, अपकेंद्रीय बल देने के लिए क्या होता है, आवश्यक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या अपकेंद्रीय बल देने के लिए बैंक ऑफ रोड्स होती है, या एक तरफ की सड़क जो होती है वो ऊंची होती है। क्लियर है? फिर से समझ लो कि जो न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन है, न्यूटन के जो लॉज ऑफ मोशन है उसको प्रूव करने के लिए या उसको सही करने के लिए हमें एक स्यूडो फोर्स की आवश्यकता होती है, स्यूडो फोर्स या एक छदम बल की आवश्यकता होती है, और उसी को हमने क्या नाम दे दिया है, सेंट्रीफ्यूगल नाम दे दिया है, जिसे अपकेंद्रीय बल कहते हैं। एक चीज और आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा कि एक चीज घूमी, अंदर की तरफ जो फोर्स लगाया वो F1 सेंट्रीपिटल है, अभिकेंद्रीय है, ठीक है। इसको मैनेज करने के लिए एक बाहर की तरफ फोर्स लगा, वो इसकी रिएक्शन हो गई, वो इसकी क्या हो गई, प्रतिक्रिया, और इस प्रतिक्रिया के साथ एक और फोर्स होता है जिसे हम क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल या अपकेंद्रीय बल कहते हैं। तो प्रतिक्रिया अलग होती है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अलग होता है, और इसकी डायरेक्शन भी क्या होती है, बाहर की तरफ होती है, F2। तो ये जो F2 है यही हमारा क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। न्यूटन के लॉज को सही से बनाए रखने के लिए, ज्यादा डीप हो जाएगा इतना मत सोचो, एक बल होता है जो वास्तव में नहीं होता, हम ऐसा सोचते हैं। अभी एग्जांपल दिया, बस अगर राइट तरफ घूमी मान लो सीधे हाथ की तरफ, तो हम उल्टी तरफ चले जाते हैं लेफ्ट की तरफ, ऐसा लगता है जैसे हमें किसी ने खींचा हो, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है। तो वो जो हम सोचते हैं, महसूस करते हैं, उसी को नाम क्या दे दिया, सेंट्रीफ्यूगल या अपकेंद्रीय बल। ठीक है, चलिए ये हो गए सिंपल मोशन की सारी बातें। अब आ जाते हैं आगे, कर लो ना वर्क, एनर्जी और पावर। ज्यादा लंबा टॉपिक नहीं है, छोटा सा टॉपिक है। फिर से क्या होगा ना, हमारे पास एक 100-200 क्वेश्चन का एक क्वेश्चन बैंक हो जाएगा, उनको हम 2-3 दिन डिस्कस कर लेंगे, बेसिक फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगी। फिर क्या बचेगा, साउंड, लाइट, और ये सरफेस टेंशन, इलास्टिसिटी, 3, 4, 5 इलेक्ट्रिसिटी, मेन टॉपिक रह जाएंगे, मस्त कंप्लीट हो जाएगी। परेशान मत होना, क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएंगे, सारी चीजें आप पे आने लगेंगी। वो कहते हैं ना कि हौसलों को बनाए रखना, खुद पर, मुझ पर और ऊपर वाले पर भी विश्वास बनाए रखना। हौसलों को मजबूती से बनाए रखना, खुद पर, मुझ पर और ऊपर वाले पर भरोसा जमाए रखना। और घर खत्म भी हो जाए तेल दिए का, घर खत्म भी हो जाए तेल दिए का, तो लहू से चिराग जलाए रखना, लहू से चिराग जलाए रखना। परेशान नहीं होना, कोई भी टेंशन नहीं लेना, सारी चीजें क्लियर कर लेंगे अच्छे से। ओके बच्चा, शाबाश। अब आ जाता है वर्क। क्या जाता है, वर्क मतलब कार्य। अब मुझे एक बात बताओ कि एक क्वेश्चन है, समझ लेना। ये सामने बोर्ड है, मैंने इस बोर्ड पे सुबह से शाम तक ऐसे बल लगाया, मैंने क्या लगाया, फोर्स लगाया, समझ रहे हो। मैंने इस बोर्ड पर फोर्स लगाया, सुबह से शाम हो गई, फोर्स लगाता रहा, गिर गया, थक गया, तो आपको बताना है वर्क हुआ, वर्क हुआ, इज वर्क डन, ए यस, बी नो, सी नोटा और डी डेटा इनएडिक्वेट, मतलब डेटा पर्याप्त नहीं है। हां, ना, नहीं, इनमें से नहीं, और डाटा कम। अब आपको बताना है कि जब मैंने इस बोर्ड पे इस तरह से जोर लगाया, पुश किया इस बोर्ड को, आपको पता है बल को पुश या पुल कहते हैं, ठीक है। तो आप हमें बताएंगे किसमें फोर्स हुआ या नहीं हुआ। बेटा आज करेंगे उसका कुछ ना कुछ।
शाबाश शाबाश दोस्तों, वेरी गुड, यही जज्बा चाहिए आपका। वेरी गुड, कोई वर्क नहीं हुआ, कोई वर्क नहीं हुआ। हम कहते हैं ना, हम पढ़ रहे थे और पढ़ते पढ़ते किताबें चाट गिरी पूरी। मम्मी बोली, मम्मी से कहा मम्मी आज तो मैंने बहुत काम किया है। मम्मी बोली हाँ बेटा तेने बहुत काम किया है, या बेटी बहुत काम किया है, ले चाय पी ले, दूध पी ले, चाय पी ले। लेकिन असल में हुआ क्या, काम तो आपने कुछ किया ही नहीं। फिजिक्स की डेफिनेशन भौतिक के अनुसार आपने ना किया कुछ भी काम, ऐसे रह गए। तो आपने कहा यार ये तो गलत बात है, न्यूटन जी ने फिजिक्स बनाई और उन्होंने ये नहीं बताया कि काम होगा। तो जो वर्क की डेफिनेशन है, वर्क कहती है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क क्या है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, कार्य बल गुणा विस्थापन। कार्य क्या होता है, बल गुणा विस्थापन, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। दूसरा, अगर फोर्स भी इस दिशा में लग रहा है, जैसे मान लो मैं किसी चीज को धक्का भी इस दिशा में लगा रहा हूं और ए से चल के बी पॉइंट पे कोई चीज आ गई, तो मैंने मान लो फोर्स लगाया 10 न्यूटन का और चीज कितनी दूरी पे आ गई, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, विस्थापन कितना हुआ, 1 मीटर। तो वर्क कितना हो जाएगा, तो वर्क कितना होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट 10 मल्टीप्लाई 1 कितना हो गया, 10 जूल। या ये कहूं ये क्या होता है न्यूटन और ये क्या होता है मीटर, न्यूटन मीटर या 10 जूल। एक साइंटिस्ट थे जूल, उनके नाम पे इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी कार्य की, जूल। क्या हुआ कि जब मैंने किसी चीज पे बल लगाया और मेरे बल से वो चीज 1 मीटर खिसक के आ गई, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक कितने मीटर खिसक गई, 1 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स एक ही डायरेक्शन में लग रहा है, तो वर्क कैसा हो जाता है, पॉजिटिव। वर्क कैसा हो जाता है, पॉजिटिव। समझिएगा। दूसरी चीज, कभी आपने देखा होगा कि गाड़ियां जब रुकती हैं, ब्रेक लगते हैं, तो क्या हुआ, जब ब्रेक लगा तो ये तो फर्स्ट केस हो गया। सेकंड केस क्या हुआ कि जब ब्रेक लगा तो मान लो फोर्स लगा 100 न्यूटन का। अब फोर्स किस दिशा में लग रहा है, मान लो गाड़ी इस दिशा में चल रही है ऐसे, तो रोकने के लिए जो ब्रेक लगेंगे वो अपोजिट डायरेक्शन में लगेंगे। और रुकते रुकते गाड़ी कहां पे आ गई, यहां तक आ गई 1 मीटर। मान लो फोर्स 100 न्यूटन का लगा और डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 1 मीटर। तो साथियों जो ये फोर्स लग रहा था ये अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा था ना, जबकि गति इस तरफ हो रही थी और बल इस तरफ। तो एक को प्लस मान लो, एक को माइनस, मल्टीप्लाई करोगे F इंटू एस, 100 इंटू 1, तो क्या आ जाएगा वर्क की, माइनस 100 जूल। तो इसका मतलब वर्क नेगेटिव भी हो सकता है। क्या कहा मैंने, कार्य पॉजिटिव भी हो सकता है, कार्य नेगेटिव भी हो सकता है। और तीसरा केस क्या कहता है कि मान लो मैं किसी चीज पे फोर्स लगाता रहा 10 न्यूटन का, लेकिन चीज खिसकी नहीं, जरा भी अपनी जगह पर वहीं रही। जैसे दीवार, मैंने इस पे कोई फोर्स लगाया, कितना ही लगाया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या था, 0, तो वर्क भी क्या हो जाएगा, 0। तो मेरे कहने का मतलब है कि कार्य 0 भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, बल और विस्थापन एक डायरेक्शन में है, एक दिशा में है, तो पॉजिटिव होगा। अपोजिट दिशा में, विपरीत दिशा में है तो नेगेटिव होगा। और अगर विस्थापन हो ही नहीं रहा तो वर्क डन क्या हो जाएगा, 0। तो ये तो हो गई सिंपल वाली बात। दूसरा एक फॉर्मूला कहता है वर्क डन का कि मान लो आपने जो फोर्स लगाया है और जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसके बीच में कोई एंगल बन रहा है। क्या बन रहा है, मान लो डिस्प्लेसमेंट कोई चीज यहां पे है ए पे, और आप उसको इस तरह से खींच रहे हैं, इस तरह से किसी चीज को खींच रहे हैं, तो चीज तो खिसके ऐसे आ रही है ना, नीचे नीचे होती हुई इस तरह से। जबकि आप फोर्स कहां से अप्लाई कर रहे हैं, यहां से, और इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा। थीटा एंगल है ना, तो वर्क की जो डेफिनेशन है, वर्क का जो फॉर्मूला है वो बदल जाता है, एफ एस कॉस थीटा। क्या हो जाता है ये, एफ एस कॉस थीटा। मतलब बल गुणा विस्थापन, और जितना ये एंगल है, जितना ये एंगल है उतना कॉस के साथ थीटा। तो अब क्वेश्चन आता है कि कार्य महत्तम कम होता है,
महत्तम मतलब मैक्सिमम कब होता है, वर्क मैक्सिमम कब होगा, वर्क बराबर मैक्सिमम, या क्वेश्चन है वर्क को मैक्सिमम महत्तम होने के लिए, वर्क को मैक्सिमम महत्तम होने के लिए थीटा कितना होना चाहिए, पहला पॉइंट। बी पॉइंट, वर्क को मिनिमम होने के लिए न्यूनतम कि आपको कम से कम वर्क करना पड़े, थीटा कितना होना चाहिए। तो इसके फॉर्मूले के अनुसार देखो, मान लेते हैं कि वर्क भी आपने ऐसे खिसकाई चीज को, जैसे ये कोई चीज है तो यहां से मैंने इसको यहीं से पकड़ के खिसकाया ऐसे, तो फोर्स भी लगाया, और इसके बीच में मैंने ऐसे तो किया नहीं। दूसरा तरीका क्या है, मैं इसको ऐसे कर लूं, थोड़ा सा गैप दे दिया ना, ऐसे कर रहा हूं तो थीटा बनेगा। तो कहने का मेरा मतलब है कि पहले केस में थीटा, वर्क भी इधर ही, मतलब फोर्स भी इधर और डिस्प्लेसमेंट भी इधर, इनके बीच में एंगल कितना है, जीरो। एंगल कितना है, जीरो। तो थीटा अगर जीरो है तो मैक्सिमम होगा, क्योंकि कॉस जीरो, अगर कॉस जीरो की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, तो किसके बराबर हो जाएगा, एफ एस के बराबर। और न्यूनतम कम होगा तो कुली का एग्जांपल ले लेते हैं। किसका एग्जांपल ले लेते हैं, कुली। तो देखो आपने देखा होगा, क्वेश्चन पूछ लेता है कि कुली जो होता है सामान को अपने सर पे ऐसे रख के चलता है ना इस तरह से, तो उसका कारण क्या होता है, वो वर्क डन कितना करता है, तो वो वर्क डन करता है जीरो। कितना वर्क डन करता है, जीरो। क्वेश्चन है कि एक कुली बहुत सारा सामान लेके 100 न्यूटन का फोर्स लेके और 1 किलोमीटर चला, ठीक है। क्वेश्चन आता है उसने वर्क कितना किया, उसने वर्क कितना किया। तो देखो बच्चा, फोर्स लगाया ऊपर और डिस्प्लेसमेंट हुआ नीचे, तो हमारे और इसके बीच में भी कितना एंगल बन रहा है, ये जो थीटा है वो कितना बन रहा है, वो बन गया 90 डिग्री। बन गया नहीं बन गया हमारे, और ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, कुली का विस्थापन इस तरफ है, इस तरफ क्या लगा रहा है, वो बल लगा रहा है, तो हमारे और विस्थापन के बीच में कितना एंगल हो गया, 90 डिग्री। फॉर्मूले में रखा एफ एस कॉस 90, और आपको पता है कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 90 की वैल्यू जीरो। क्या होती है, जीरो। अगर इसकी वैल्यू जीरो हो गई तो ये पूरे का पूरा क्या हो गया, जीरो। इसका मतलब फिजिक्स के अनुसार कुली ने कोई काम नहीं किया, कुली ने कोई काम नहीं किया, पक्का। दूसरी चीज, एक काम और, तो अगर 90 डिग्री का एंगल है तो काम कितना हो जाएगा, जीरो। अगर 0 डिग्री है तो मैक्सिमम वर्क। दूसरी बात एक और सुन लीजिए, एक क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है कि जो सामान है, देखो इसी को ले लेते हैं, सूटकेस है आपके हाथ में अटैची, आपने एक तरीके से ऐसे पकड़ के चले सूटकेस को, ठीक है, ऐसे। एक आप इसको क्या कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं ना, ठीक है। तो इन पे भी क्वेश्चन आ जाता है कि कितना एंगल और कितना वो है, तो इसमें कोई डाउट करने की जरूरत नहीं है, इस एंगल पे ध्यान देना कि इनके बीच में कितना एंगल है, उस पर काम निकालने के लिए आ जाता है। वैसे भी अगर आप उसको मतलब ज्यादा एंगल लेके चलेंगे तो ज्यादा वर्क लगेगा, अगर आपका उसका एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, सर पे सामान रख लोगे तो क्या हो जाएगा, जीरो वर्क, ठीक है, जीरो वर्क डन। तो जो कुली होता है वो वर्क डन कैसा करता है, जीरो, क्योंकि उसके और डिस्प्लेसमेंट के बीच में क्या होता है, 0 डिग्री 90 डिग्री का एंगल बन जाता है। आशा है कि ये चीज आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब आप एक क्वेश्चन कीजिए तब आगे बढ़ेंगे। इसके बाद में एनर्जी रहेगी, ज्यादा नहीं है, और पावर 2 मिनट का काम है, फटाफट से समझा दूंगा, एग्जांपल समझ लो तो क्वेश्चन कैसा है कर लेना, ठीक है। डिफाइन 1 जूल इज, 1 जूल है, 1 जूल है ए, 1 न्यूटन फोर्स या बल से 0.5 मीटर का विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, 2 न्यूटन फोर्स बल से 1 मीटर का विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट। आपको 1 जूल को डिफाइन करना है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। सी 0.5 न्यूटन के बल या फोर्स से
0.5 मीटर का विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट, और डी है 1 न्यूटन के फोर्स से 1 मीटर विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट। बताइए, कल वाली जो क्लास हुई थी उसका मैंने भरण पूर्ति कर दी है यहीं पे, ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, उसको मैंने यहीं पे कर दिया है, क्योंकि आज क्या करता, कल उसे वहां पढ़ा देता, 1 घंटे का लेक्चर था, 1 घंटे में उसे कंप्लीट किया, तो आज मैं वर्क एनर्जी कराता, तो कल की क्लास थोड़ी गड़बड़ हो गई थी क्योंकि जाम बहुत था, मैं नहीं आ पाया था, तो गला भी बहुत ज्यादा रूंधा हुआ था, लेकिन आज परफेक्ट है, तो मैं सोच रहा हूं इसको कंप्लीट कर देते हैं। कोई दिक्कत हो तो मुझे बता देना। बताओ बच्चा, शाबाश। बहुत सारे लोग गलत आंसर दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं बाबू? समझ में आ रहा हो तो लाइक वगैरह कर देना, ठीक है, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। मेहनत करते हैं तो आपसे बस एक ही आशा रखते हैं, एक ही होप है कि आप शेयर वगैरह करते रहेंगे ईमानदारी से, क्योंकि हर चीज में दुनिया में ईमानदार होना बहुत जरूरी है। शाबाश। देखो बाबू, अभी मैंने बताया वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फिर मैंने बताया वर्क की ऐसा यूनिट क्या होती है, न्यूटन मीटर, जिसे हम जूल में लगाते हैं, ऐसा यूनिट जूल होती है ना कार्य। तो अब देखो, 1 न्यूटन का फोर्स 1 मीटर किसी चीज को चलाएगा, 1 न्यूटन का फोर्स 1 मीटर किसी चीज को विस्थापित करेगा, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, 1 जूल। तो 1 जूल इज द वर्क डन। 1 जूल वह कार्य है जब 1 न्यूटन का फोर्स किसी चीज को 1 मीटर विस्थापित कर देता है। क्लियर है ये चीज? चलो एक चीज मुझे आप बताओ, एक मैं क्वेश्चन और आपसे पूछता हूं कि एक बच्चे ने किसी पत्थर को एक धागे में बांधा और उसे बार बार इस तरह से गोलाई में घुमाया, ठीक है। किसी बच्चे ने एक पत्थर को किसी धागे से बांधकर गोलाई में घुमाया, तो वर्क डन कितना हुआ, वर्क इक्वल टू 0, वर्क इक्वल टू महत्तम मैक्सिमम, वर्क इक्वल टू न्यूनतम मिनिमम। क्लियर है ना बच्चा? और डी नन ऑफ दीज, नोटा। क्या कहा, एक बच्चे ने किसी पत्थर को धागे में बांधकर इस तरह से घुमाया, तो उसने वर्क डन कितना किया। शाबाश। वो बाबू मैं 1 जूल की डेफिनेशन पूछ रहा था, अगर मैं कहता कि 1 जूल वर्क कैसा होता तो वो वाला भी सही होता, 2 × 0.5 कि सर 1 जूल वर्क किया, वो मैंने गलती से दे दिया होगा, लेकिन जो मेरा मतलब था वो 1 जूल की डेफिनेशन पूछना था, 1 न्यूटन 1 मीटर वाला, ओके। वो गलती से मैंने आपको वो वाला दे दिया था। इसमें बताओ, किसी बच्चे ने धागे में किसी चीज को बांधकर घुमाया तो क्या फर्क पड़ा। जीरो। शाबाश। क्योंकि बच्चा आपको पता है जैसे वो एक चक्कर लगा के आएगा उसका जो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट मतलब ए किसी भी 2 पोजीशन के बीच की सबसे कम दूरी। अगर चीज स्टार्ट भी यहीं से हुई है और उसकी पोजीशन भी यहीं पे खत्म हो गई है तो वो क्या हो जाएगा, उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0। और अगर विस्थापन 0 हो गया तो पूरे का पूरा वर्क भी क्या हो गया, 0 हो गया। शाबाश। एक क्वेश्चन देखो इस तरह का और आपके दिमाग में आ गया, तो क्वेश्चन भी मैं साथ साथ कराता जाता हूं। जो बोर्ड पे क्वेश्चन होते हैं रामबाण है बाबू, विश्वास करके कर लेना। 4-5 साल से फिजिक्स 12 तक पढ़ाई है हर तरीके की, तो ऐसे मत सोच रहे, सब चीजें कंपटीशन में बहुत आती हैं। किसी भी पेपर को उठा के देख लो, सीजीएल सीपीओ आने वाला, आपका कोई घर बार में तैयारी कर रहा हो, पीसीएस आईएएस वाले पेपर में जो आती है साइंस, या दुनिया के पुलिस के किसी पेपर में जहां साइंस पूछी जाती है, रेलवे सब में ये चीजें आती हैं। ओके, नेक्स्ट आ जाता है पावर।
पावर मतलब शक्ति। तो आप कार्य को कितने समय में कर रहे हैं, आप कार्य को कितने समय में कर रहे हैं, या कार्य करने की दर, उसे हम क्या कहते हैं, पावर कहते हैं। कार्य को किस में करते हैं, जूल में। टाइम को किस में करते हैं, सेकंड में करते हैं ना। तो जूल पर सेकंड, जूल पर सेकंड क्या होती है, इसकी यूनिट, जिसे ऐसा यूनिट में हम क्या कह देते हैं, वॉट। इसकी ऐसा यूनिट क्या हो जाती है, वॉट। पावर मतलब कार्य करने की दर, कार्य बटे समय, या कभी कभी उसे ऊर्जा बटे समय भी लिख देते हैं कहीं कहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जैसे मान लो किसी ने 20 जूल कार्य 5 सेकंड में किया, तो उसकी पावर कितनी हो गई, 4 वॉट। समझ रहे हैं ना, P1। और किसी ने वही 20 जूल काम 2 सेकंड में कर दिया, तो उसकी पावर कितनी हो गई, 10 वॉट। तो कहने का मतलब जो कम समय में ज्यादा काम करे उसकी पावर ज्यादा, जो कम समय में कम काम करे उसकी पावर कम। तो जो 10 वॉट का बल्ब होता है वो कम समय में ज्यादा कार्य करता है। इसी तरह जो कम वॉट का बल्ब होता है वो कम, इसीलिए जो गाड़ी वगैरह होती है जितनी ज्यादा पावर होती है उतना ही ज्यादा वो वर्क कम समय में करती हैं। तो पावर मतलब वर्क अपॉन टाइम, कार्य अपॉन समय, जूल सेकंड, इसकी ऐसा यूनिट होती है। तो 1 वॉट क्या होता है, कोई पूछे 1 वॉट तो हो जाएगा 1 जूल कार्य 1 सेकंड में, तो उसे हम क्या कहते हैं, 1 वॉट कहते हैं। ओके, इसको एक और इसकी बहुत है जिसे आप इस्तेमाल करते हो, हॉर्स पावर कहते हैं ना। एक अश्व शक्ति, जो गाड़ी वगैरह के इंजन होते हैं वो एचपी में आते हैं, वो होता है 746 वॉट। 1 एचपी मतलब 746 वॉट। अगर 1 सेकंड में 746 जूल काम हो रहा है, कितने सेकंड में, 1 सेकंड में 746 जूल काम हो रहा है, तो जो पावर हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 746 वॉट, जिसे हम क्या कह देते हैं, 1 एचपी। क्या कह देते हैं, 2 एचपी। तो कोई पूछे 10 एचपी है तो पावर कितनी होगी, क्योंकि एक में कितनी होती है 746, 10 में कितनी हो जाएगी 7460 वॉट, क्योंकि एक हॉर्स पावर में कितने वॉट होते हैं 746। अश्व शक्ति। एक चीज इलेक्ट्रिकल पावर की बात आती है, इलेक्ट्रिकल पावर, इसको बहुत अच्छे से कर लेना। जो विद्युत शक्ति होती है इसको किसमें नापते हैं, विद्युत शक्ति। जैसे आपके घर पे जो यूनिट आती है ना बिजली का बिल, उसकी बात कर रहा हूं, बिजली का बिल, वो जो पावर होती है वो होती है किलोवाट आवर में। किसमें होती है, किलोवाट आवर, किलो वॉट आवर, किलोवाट घंटा, किलो वाट घंटा। मतलब अगर आपने किलोवाट 1000 वॉट का क्या है आपके घर में गीजर है जो पानी गर्म करता है, या 1000 वॉट का आपके यहां पे एसी है, अगर वो 1 घंटा चला, 1 घंटा मतलब मान लो 60 × 60 इतने सेकंड, मतलब 3600 सेकंड चला, कितने वॉट का, 1000 वॉट की कोई चीज, ठीक है, कितने सेकंड चली 3600 सेकंड या 1 घंटा। तो जो यूनिट खर्च हुई, जो बिजली का बिल में 1 यूनिट 2 यूनिट करते हो ना आप लोग, वो 1 यूनिट खर्च हुई। कहने का मतलब जब 1000 वॉट 1 घंटे तक इस्तेमाल होती है बिजली, तो जो यूनिट आती है वो क्या आती है, 1 यूनिट। इसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल पावर, किलोवाट आवर, ठीक है। 1000 वॉट 1 घंटे लगातार इस्तेमाल हो तब उसे क्या कहेंगे, 1 किलोवाट आवर या 1 किलोवाट घंटा। दूसरी बात, जरूरी नहीं है एक घर में मान लो 100 वॉट के 10 बल्ब हैं तो हो गए 1000 वॉट, और ये भी 1 घंटे चल गए तो अभी कितने इस्तेमाल हुई, 1 किलोवाट आवर, या 1 बिजली की बिल, मतलब 1 यूनिट बिजली खर्च हुई। तो ये जो वॉट, हॉर्स पावर, किलोवाट, किलोवाट आवर, ये सब बिजली की होती है, ये पावर शक्ति की यूनिट होती है। किसकी होती है, शक्ति की यूनिट होती है। और अब सोचो, आपने भी पढ़ा पावर इक्वल टू
वर्क अपॉन टाइम, वर्क जूल में और टाइम किस में हो गया, सेकंड में। तो अगर अब पावर किस में हो गई, वॉट में। अब मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दूं, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा, जूल कह लूं या वर्क कह लूं, इक्वल टू वॉट सेकंड, वॉट मल्टीप्लाई सेकंड हो जाएगा ना। तो कोई पूछे कि वॉट आवर या वॉट सेकंड ये किसकी यूनिट होती है, तो देखो सिंपल सा, इन चीजों को समझ लेना अच्छे से दिमाग में। जैसे आपने पढ़ा कि वॉट, जो वॉट होती है वो किसकी होती है, शक्ति या पावर की, किसकी होती है, शक्ति या पावर की। आप जानते हो पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। पावर को हमने किस में लिखा, वॉट में, वर्क को जूल में और टाइम को सेकंड में। अब मैंने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो जूल इक्वल टू वॉट सेकंड, जूल क्या आ गया, वॉट सेकंड। अब पूछे ये किसकी यूनिट है, वॉट सेकंड किसकी यूनिट है, तो किसकी है, जूल, और जूल में क्या नापते हैं, वर्क, कार्य। तो जूल सेकंड किसकी है, कार्य की, जबकि वॉट, किलोवॉट, किलोवॉट आवर, एचपी, ये सब किसकी होती है दोस्तों, ये होती है पावर की। तो निकालना सीख लीजिएगा यूनिट्स को, आसान रहेंगे आपके लिए। लास्ट आ जाता है ऊर्जा, एनर्जी। आज का जो लास्ट टॉपिक होगा वो होगा एनर्जी। मुझे लग रहा है आप लोगों की भी एनर्जी क्या होगी, होगी खत्म। तो थोड़ी देर और परेशानी झेल लो। ये बच्चा जितनी मेहनत करोगे, क्योंकि नौकरी पानी है आपको, जिंदगी बननी है, जिंदगी बननी है आपकी। हम तो एक सहारा हैं जो किसी भी तरह अपने आप को घिसकर, अपने आप को कुछ भी कर आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कोशिश कीजिएगा समझने की। ये गारंटी रहेगी, दुनिया की किसी कोचिंग में चले जाना, ना इतना विस्तार पूर्वक पढ़ाओगे, चाहे लाख रुपए दे देना, 15,000 नहीं, जो आजकल रेलवे के रेट है 15-16 हजार, आप 1 लाख रुपए दे देना और फिर आके मुझे बता देना। तो बाबू अच्छे से पढ़ो, मेहनत करो, क्योंकि आपको ही, अपने घर वालों का सब कुछ आप पे टिका हुआ है। तो जिसकी एज बहुत ज्यादा हो गई थी, एज भी बढ़ गई है, ITI भी हट गई है, और ये ALP और ग्रुप डी दोनों के लिए बराबर इंपॉर्टेंट है। वो आपको पेपर देने के बाद पता चलेगा, पेपर देते हुए पता चलेगा। एनर्जी, ऊर्जा, तो एनर्जी कहती है रेट, एबिलिटी टू डू वर्क, कार्य करने की क्षमता, एबिलिटी टू डू वर्क, कार्य करने की क्षमता। दो तरह की मेनली होती है, एक पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी जिसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, और एक होती है गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। कहने का मतलब है मैं कोई कार्य कर रहा हूं तो मेरे अंदर कितनी क्षमता है, कितनी ऊर्जा से मैं उस कार्य को कर सकता हूं, वही क्या होती है, एनर्जी। एनर्जी, कार्य, दोनों की जो ऐसा यूनिट होती है वो जूल ही होती है। कार्य और एनर्जी दोनों की ऐसा यूनिट क्या होती है, जूल होती है। इसीलिए मैंने आपको एनर्जी अपॉन टाइम या वर्क अपॉन टाइम भी बोला था, किसमें, शक्ति में या पावर में। तो पोटेंशियल एनर्जी, मान लो कोई वस्तु इस ऊंचाई पर रखी हुई है, कोई वस्तु इस ऊंचाई पर रखी हुई है, या क्या हुआ कि आपने किसी स्प्रिंग को खींच लिया है, तो उस समय जो एनर्जी होती है, अपनी पोटेंशियल या अपनी स्थिति की वजह से जो उसमें ऊर्जा होती है, उसे कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। लिखते हैं PE, और ये होता है mgh। m माने वस्तु का मास, g माने एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, याद है ना, गुरुत्व त्वरण, द्रव्यमान, गुरुत्व वाला त्वरण, और हाइट माने उसकी हाइट कितनी है, कितनी ऊंचाई पर वो चीज रखी गई है, वो क्या हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी। गतिज ऊर्जा होती है काइनेटिक एनर्जी। जब वस्तु मूव करती है, जब वस्तु चलती है, उसके अंदर उस समय जो ऊर्जा होती है उसे कौन सी ऊर्जा कहते हैं, गतिज ऊर्जा या काइनेटिक एनर्जी। फॉर्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर। m माने मास या द्रव्यमान, मास या द्रव्यमान, और v माने वेग, मास या द्रव्यमान। याद रखिएगा, पोटेंशियल एनर्जी mgh, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर। m माने द्रव्यमान और v माने वेग। एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, ये वस्तु जब मोशन में होती हैं, गति में होती हैं, उस समय उनके अंदर, और ये जब रुकी हुई होती हैं या अपनी पोजीशन के वजह से जो इसमें ऊर्जा होती है, उसे पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। इसके अलावा भी हजारों तरह की मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, थर्मल एनर्जी,
और लाइट एनर्जी, बहुत सारी ऊर्जा होती है, वो हम बाद में देखेंगे। पहले इन पे जो मेन होती है, पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी। अब एक क्वेश्चन है कि किसी वस्तु के वेग को, किसी ऑब्जेक्ट के वेग को दोगुना कर दिया गया, किसी वस्तु के वेग को 2 गुना कर दिया गया। समझिएगा क्वेश्चन को। वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट increases twice. What is the effect on काइनेटिक एनर्जी? वस्तु के वेग को दुगने करने पर, वस्तु के वेग को 2 गुना करने पर, क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव होगा? गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव होगा? अगर किसी वस्तु का वेग 2 गुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव? व्हाट इज द इफेक्ट ऑन काइनेटिक एनर्जी? इंक्रीजेज 4 टाइम्स, 4 गुनी हो जाएगी गतिज ऊर्जा, 4 गुनी। समझ रहे हो गतिज ऊर्जा का प्रभाव पूछ रहा हूं। डिक्रीजेज 4 टाइम्स, 4 गुनी ज्यादा या 4 गुनी कम। सी है 2 गुनी कम। डिक्रीजेज ट्वाइस, डिक्रीजेज 2 टाइम्स। और डी 2 गुनी ज्यादा। बताओ दोस्तों, 2 गुनी ज्यादा, इंक्रीजेज 2 टाइम्स। वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश शाबाश। अगर किसी वस्तु के वेग को दोगुना कर दिया जाए तो काइनेटिक एनर्जी पर उसका क्या प्रभाव होगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, माइंड ब्लोइंग क्वेश्चन, बहुत आता है, बहुत ज्यादा। बेटा लाइक करने के लिए तो आज बोला भी नहीं, किस बात का गुस्सा उतारते हो तुम लोग मुझ पर? और कौन कह रहा है कि मैं समझा नहीं रहा? शाबाश। अगर नहीं समझा रहा तो बेटा इससे ज्यादा कौन कैसे समझाएगा? मेरी तो समझ से बाहर है। अच्छा अच्छा ठीक है बाबू, मैं बोल दूंगा, परेशान मत हो। शाबाश। अब देखो फॉर्मूला पे देखो बाबू, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? हाफ mv²। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला आपको पता है। अब इन्होंने क्या कहा कि ये दुगनी हो गई, तो दुगनी हो गई तो बाकी तो सब कुछ सेम रहा। अब ये दुगनी हो गई तो यहां पे 2 गुनी कर दो। मान लो पहले 1 थी, अब 2 हो गई, इसका स्क्वायर करो तो 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 गुनी। पहले से कितनी बढ़ गई? 4 गुना बढ़ गई, नहीं बढ़ गई? तो मतलब 4 गुनी इंक्रीज, 4 टाइम्स। तो जितना वेग बढ़ेगा उसका डबल, मतलब उसका स्क्वायर कर देना। तो 2 गुनी तो 4 गुना बढ़ेगी। अगर ये 3 गुनी बढ़ जाती तो 3 का स्क्वायर मतलब 9 गुना बढ़ जाती। तो ये हो जाती है काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है? वेरी गुड। और अगर वेग को आधा कर दें, अभी तो हमने बढ़ाया है, इंक्रीज किया है, और मान लो हम इसको आधा कम कर दें, डिक्रीज कर दें। दूसरा क्वेश्चन कैसे आ सकता है? इसको कम कर दें, 2 गुना कम करने पर या आधा करने पर, आधा करने पर 2 गुने की जगह क्या कर लो? आधा। तो देखो अभी हमने वेग को पहले 1 था, अब कितना कर दिया? 1/2। अब 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 1/4, मतलब 4 टाइम्स कम हो जाएगी। पहले से 1/4 घट जाएगी। अगर पहले 16 थी तो 4 टाइम्स कम, 4 रह जाएगी। यह हो जाता है काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है ना ये चीज? और लॉ ऑफ कंजर्वेशन कहता है कि ना तो ऊर्जा बनती है और ना ही ऊर्जा समाप्त होती है। जो एनर्जी होती है, जो ऊर्जा होती है, वो हमेशा क्या रहती है? संरक्षित रहती है, कंजर्व रहती है। कहने का मतलब ना तो ऊर्जा नष्ट होती है, ना तो ऊर्जा डिस्ट्रॉय होती है, और ना ही ऊर्जा बनती है, ना ही ऊर्जा का निर्माण होता है। इसका मतलब एक रूप से दूसरे रूप में, एक रूप से दूसरे रूप में बदलती रहती है, बदलती रहती है।
अब मुझे एक क्वेश्चन आप बताओ कि एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय, इट कैन ओनली ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। अब इसका एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो मुझे बताओ धरती पर अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ, धरती पर ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है? वास्तविक स्रोत धरती पर ऊर्जा का, क्वेश्चन है ये, धरती पर ऊर्जा का वास्तविक स्रोत आपको बताना है। ए ऑप्शन है सन सूर्य, बी है तारे स्टार, सी है धरती के नीचे की ऊर्जा, धरती के अंदर की गर्मी, इंटीरियर हीट, इंटीरियर हीट, एंड डी ऑप्शन है पेड़ पौधे, पेड़ पौधे, इनको जलाकर आप ऊर्जा लेते हो ना, ट्रीज। क्वेश्चन है अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है अर्थ पे? वेरी गुड, सन। क्या है सन? क्योंकि धरती पे जितनी भी ऊर्जा आई, चाहे वो हवा की ऊर्जा हो, चाहे वो धरती के अंदर की ऊर्जा हो, चाहे वो पानी की ऊर्जा हो, चाहे वो किसी भी चीज की ऊर्जा हो, चाहे हम जो खाना खाते हैं उससे जो हमें ऊर्जा मिलती है वो भी क्या है? सब सन से मिलती है। एग्जांपल ले लेते हैं, चलो हवा की बात करते हैं। ये ए जगह है, ये बी जगह है। धरती की गर्मी से यहां पर गर्मी ज्यादा है, गर्मी ज्यादा होगी तो हवा जो होगी वो हल्की होके ऊपर चली जाएगी, यहां पे क्या हो जाएगा? खाली स्थान हो जाएगा, मतलब कहूं तो प्रेशर कम हो जाएगा, और हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवाएं चलने लगेंगी ना, विंड चलेंगी, तो विंड की जो वो होती है टरबाइन, वो घूमेगी और उससे क्या बनाएंगे? बिजली। तो सीधी सी बात करूं, ना सूरज की गर्मी होती और ना ये हवा चलती, तो विंड को चलाने में किसका हाथ है? सन का हाथ है। तो अल्टीमेट सोर्स हो गया। अपने खाने की बात कर लें, जो पेड़ पौधे होते हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, प्रकाश संश्लेषण, खाना बनाते हैं, पहले सन की ऊर्जा लेते हैं, उससे पानी को तोड़ते हैं H2O को, तो हमें ऑक्सीजन मिल जाती है, और जो एनर्जी, कुछ एनर्जी को बचा के रख लेते हैं, उसे क्या करते हैं? उससे कार्बन डाइऑक्साइड से हमारा क्या बनाते हैं? खाना बनाते हैं। अगर सूरज की रोशनी नहीं आती तो वो खाना कैसे बनाते? हम कैसे खाना खाते? वहां भी हो गई, नहीं हो गई? तो इन सब से जो वास्तविक स्रोत है, अल्टीमेट सोर्स, वो है सन। तो एनर्जी जो होती है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलती रहती है। जैसे कुछ एग्जांपल कर रखे हैं इन्होंने, क्या क्या एग्जांपल दे रखे हैं कि जो सोलर सेल होते हैं, कौन से सेल होते हैं? सोलर सेल। आपने बहुत सारे सोलर सेल देखे होंगे, सौर सेल बोलते हैं जिन्हें, सोलर सेल। इनका काम क्या होता है? जो सूर्य की ऊर्जा होती है, या कहें तो लाइट एनर्जी जो होती है, लाइट, क्योंकि प्रकाश के रूप में ही तो आती है सूर्य की ऊर्जा, उसे किस में बदल देते हैं? बिजली में बदलते हैं, विद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं। ऐसे ही बहुत सारे, माइक्रोफोन होता है, जैसे मैं बोल रहा हूं तो मैं जो बोल रहा हूं वो साउंड एनर्जी है, मेरी साउंड है ना, ध्वनि को ये पहले इलेक्ट्रिसिटी में बदल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी इस वायर के थ्रू होते होते रिसीवर वहां कर रहा है, और इसके थ्रू आपके कान तक पहुंच के दोबारा किस में हो जा रही है? साउंड एनर्जी में। तो माइक्रोफोन का काम करना है ध्वनि को इलेक्ट्रिक में। इसी तरह डायनेमो होता है ना, वो डायनेमो घूमता है, मैकेनिकल एनर्जी, और घूमने से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है उसकी वजह से बिजली में। विद्युत मोटर बिजली से चलती है और चीजों को घुमाती है, मैकेनिकल एनर्जी में। लाउड स्पीकर भी साउंड को किस में बदलता है? मतलब जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, क्योंकि लाउड स्पीकर होता है, हमने बोला पहले साउंड वायर से होती हुई लाउड स्पीकर तक गई, भोंपू, और वो दोबारा से किस में बदल देता है? इलेक्ट्रिसिटी को साउंड में। इसी तरह सितार बजाते हैं ना, मैकेनिकल एनर्जी को भी किस में बदल देता है? साउंड में। ट्यूबलाइट वगैरह जो होती हैं, जल रही है, विद्युत इलेक्ट्रिक एनर्जी को लाइट में। मोमबत्ती केमिकल होते हैं, मोमबत्ती में क्या होता है? वैक्स। मोम जो होता है ये केमिकल तो होते हैं दोस्तों, तो केमिकल को लाइट और हीट, क्योंकि लाइट भी देती है और आपको हीट भी देती है, गर्मी भी देती है। इसी तरह कोयला केमिकल को किसमें बदल देता है? हीट एनर्जी में। जो विद्युत इलेक्ट्रिकल सेल होते हैं वो भी केमिकल होते हैं, इसमें जिंक होता है बहुत सारी, जब हम सेल पढ़ेंगे ना इलेक्ट्रिसिटी में वहां जानोगे, तो वो भी किसमें बदल देते हैं? केमिकल को लाइट एनर्जी में, विद्युत ऊर्जा में। तो इस तरह की जो चीजें होती हैं ये सब एनर्जी को एक रूप से
दूसरे रूप में बदलने का काम करती हैं। तो ना तो ऊर्जा बनती है और ना ही ऊर्जा नष्ट होती है। अब एक क्वेश्चन आता है, सर पागल मत बनाओ, सूर्य में कहां से ऊर्जा आई उसकी बात करो। तो बच्चे सूर्य के अंदर क्या होती है, हाइड्रोजन होती है। जो हाइड्रोजन एटम होते हैं वो हीलियम में बदलते रहते हैं प्रकाश संलयन न्यूक्लियर फ्यूजन से। सन में क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन, और ये प्रक्रिया चलती रहती है चलती रहती है चलती रहती है, ऊर्जा बनती रहती है हजारों। तो ये हो गए आपके वर्क एनर्जी टाइम, वर्क एनर्जी, और देखो हैंकी भी मेरा ही है, ठीक है, सारी चीजों का इस्तेमाल कर लेते हैं अपनियों का। तो आप एक बार बताओ कि आपको बहुत सारी चीजें मैं बता रहा हूं, अब तक हमने कौन से टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं, और कल से हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। मेरा टारगेट है, आप बताओ, मेरा टारगेट 100 से 200 क्वेश्चन कराने का, यहां तक इनको अच्छे से कर लेना पूरा समझ के। 200 100 200 मैं करा दूंगा, और इनके ऊपर 2 2 3 3 हर एक क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन, तो आराम से 800 900 क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। तो टॉपिक है हमारे यूनिट, समझ लेना, मात्रक, क्वांटिटी, राशियां, सदिश, अदिश, स्केलर, वेक्टर, ये सब पूरी हो गई हैं। स्केलर, वेक्टर, ठीक है। डायमेंशन, डायमेंशंस जिसे बोलते हैं विमाएं। तीसरा मोशन, गति, न्यूटन के नियम, न्यूटन्स लॉज, लॉज ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण, सैटेलाइट, उपग्रह, पांचवा ठीक है, और इनसे जुड़ी हुई कार्य, शक्ति, ऊर्जा, वर्क, एनर्जी, पावर और फोर्स, बल। इससे ये तो मेन टॉपिक हैं, इनसे जुड़े हुए कम से कम बहुत सारे टॉपिक, मतलब 20 से 25 टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं। इनके ऊपर कल 100 200 क्वेश्चंस का डिस्कशन है। क्या करेंगे, क्वेश्चन को साथ साथ डिस्कस करते चलेंगे, और जो पहले कराए उनको भी ले लेंगे। हाँ, इसमें एक और आ जाता है इंस्ट्रूमेंट, लेक्टोमीटर, वेक्टोमीटर, सब याद करके आना, इंस्ट्रूमेंट भी इसी में है। एक चीज और कर लीजिए, एक फॉर्मूला लिखाना भूल गया, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m, ये फॉर्मूला और अच्छे से कर लीजिए बच्चा। ये जो p है ये है लीनियर मोमेंटम, याद है ना, हमने एक जगह संवेग पढ़ा था, रेखीय संवेग, रेखीय संवेग और काइनेटिक गतिज ऊर्जा में संबंध होता है p स्क्वायर अपॉन 2m, m माने मास, तो p क्या होता है mv, तो इन दोनों में संबंध होता है काइनेटिक एनर्जी और किसमें, लीनियर मोमेंटम, रेखीय संवेग में, कि गतिज ऊर्जा बराबर रेखीय संवेग का स्क्वायर अपॉन 2m। तो इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे कल, तो आपको चीजें और क्लियर हो जाएंगी। आप किसी को समझ में नहीं आया हो कुछ बता दो। अब बताओ, कल रेडी होना फिर इस तरह के क्वेश्चंस करने के लिए। अब ये मेरा अंतिम वो होगी एफर्ट, हालांकि मैं कोशिश करता रहता हूं, हार नहीं मानता, लेकिन कुछ हैं बहुत ज्यादा होशियार, तो उनके चक्कर में मैं नहीं चाहता कि मेरे उन बच्चों का जिनसे मैंने वादा किया था कि मैं आपको कोशिश कराऊंगा, तो देखो उनके लिए मेरा संदेश है, जो मन से पढ़ते हैं अच्छे से सुन लेना कि बाबू आप लोग पढ़ते रहो, जो कह रहा है जैसा कह रहा है कहने दो, आप लोग दिल लगाकर मन से पढ़ते रहो, बार बार वीडियो देखो, नहीं समझ में आता है स्पेशल डाउट क्लास रख लेंगे सैटरडे संडे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप पढ़ने से मत पीछे हटना। गांव वगैरह में बैठे हुए, शहर में जो कोचिंग नहीं जा रहे हैं, या जिनका मन सच में इस बार एएलपी ग्रुप डी या कोई भी विज्ञान पढ़ने का है, जनरल साइंस, वो अच्छे से सुन लो, दिल की बात है, आप पढ़ते रहो, करते रहो, आप भरोसा रखो, ऊपर वाला अपने साथ है, आप भरोसा रखोगे, कोई नहीं रोकेगा। इस बार क्वेश्चंस करेंगे,
आपको पता चल जाएगा कैसे क्वेश्चंस आते हैं, जो पहले किए हैं वो भी, और जो आए हुए क्वेश्चंस हैं वो भी हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। 100-200 2-3 दिन चलाएंगे, कोई दिक्कत नहीं अपने को, पक्का ना। CDS 1 2018 के लिए किसी को उसमें पूरी कंप्लीट कर दी है मैंने, जाना हो तो आप लोग क्या करना कि प्लेलिस्ट में जाओ, प्लेलिस्ट सर्च करो होम पेज पे, और प्लेलिस्ट में CDS 1 2018 क्लासेस हैं, और 5th क्लास के बाद देखना 5 तक इकोनॉमिक्स है, 6 से लेकर शायद 15-20 तक 5 क्लास, तो 15-6 मतलब 6 से 20-25 तक साइंस, एक 3 घंटे की वीडियो इलेक्ट्रिसिटी उसकी है, एनवायरमेंट वगैरह की कंप्लीट है बहुत बढ़िया से। बाकी जो हल्के हल्के टॉपिक है खुद कर लेना, ठीक है। फ्लाइंग में पोटेंशियल और काइनेटिक दोनों होती है, ओके। इंजीनियरिंग ड्राइंग की अभी जरूरत नहीं है, इंजीनियरिंग ड्राइंग वाली क्लास की जरूरत नहीं है, वो प्री में नहीं आएगा। तो कोई अगर और प्रॉब्लम हो तो आप मुझे जरूर बताइएगा, क्लियर है। और बताइए, कुछ पूछना हो तो। ओके, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। कल सुबह 9 बजे पढ़ के आइएगा, क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ठीक है। जय हिंद, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। परेशान मत होना, हम लोग करेंगे अच्छे से, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। वही है ना कि अंत में कुछ लोग हार मान लेते हैं, तो हम उनमें से नहीं है। और फिर उनके लिए एक संदेश है कि असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम, और नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। क्योंकि कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसके साथ मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। हेलो, गुड मॉर्निंग इंडिया। डेली करंट अफेयर सुबह 8 बजे, जनरल साइंस सुबह 9 बजे, मैथ्स मैजिक शाम 5 बजे, रेलवे की रीजनिंग शाम 6 बजे, मंडे टू फ्राइडे। बैक टू बैक क्लासेस, लाइव फ्रॉम स्टूडियो। आज ही सब्सक्राइब करें वाईफाई स्टडी चैनल को।